नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख रहे थे हीट एंड जो है थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तो ऊष्मा के बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े हैं। तो जो लोग भी उस वीडियो को नहीं देखे होंगे, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप जाके वहाँ से उसे देख लेंगे। तो फिजिक्स का ये जो आपका लास्ट लेक्चर होगा, और लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको करूँगा। तो कंसेप्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे, और आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इस चैप्टर से जो है क्वेश्चन बनाए जाते हैं फिजिक्स में। तो चलिए, इससे पहले कि हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करें, आप सभी से एक निवेदन है कि आप लोग जो है वीडियो को जो है अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों में शेयर करें, ताकि जो है अब कंसेप्ट से कोई वंचित ना रह सके। हमारा उद्देश्य यही है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक सही कंटेंट जो है सही रूप में पहुंचाया जाए। बीपीएससी का यदि स्पेशल कोई तैयारी कर रहा होगा तो उसके लिए कि यहाँ वीडियो है, एनालिसिस वीडियो, उसको ज़रूर जाके देखेंगे, मैं लिंक डाल दूँगा, क्योंकि वो आपके जो है तैयारी के डायरेक्शन को एक अलग मुकाम पे लेके जाएगा। आपका तैयारी का जो है डायरेक्शन वो बिल्कुल बदल देगा, क्योंकि आज पढ़ाई जो है काफ़ी जो है कम्पिटिटिव बन चुका है। तो यहाँ यदि आप स्मार्ट अप्रोच नहीं अपनाते हैं तो आप जो है काफ़ी प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। आपका टाइम तो जाएगा, बट जो है आप रिजल्ट की ओर नहीं जो है पहुंच पाएंगे। तो फिजिक्स का मैं सारा जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप जो है फिजिक्स को जो सीक्वेंस वाइज देखेंगे, जो लोग भी ये लेक्चर पहली बार देख रहे होंगे तो आप लोग जो है सबसे पहले जाके देख सकते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट, पहला यूनिट आपका होगा। इसके बाद आप लोग फुल मैकेनिक्स का जो है देख सकते हैं लेक्चर। इसके अलावा आप लोग वेव में दो है, साउंड एंड, आपको एक है साउंड और दूसरा है आपको साउंड के अलावा है आपका लाइट यानी ऑप्टिक्स। तो आप लोग उसको भी देख ले जाके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हीट, तो ये सारे चैप्टर देख लेंगे आप लोग। और आज मैं इलेक्ट्रिसिटी आपको कराऊंगा। तो ये देखने के बाद आपको फिजिक्स का जो है सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है अभी हम लोग कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। तो ये देखिए, ये चैप्टर है आपका विद्युत और चुंबकत्व। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे, देन मैग्नेटिज्म के ऊपर आएंगे। तो सबसे पहला पार्ट में इस लेक्चर में रहेगा इलेक्ट्रिसिटी, इसके बाद हम लोग देखेंगे मैग्नेटिज्म। तो इससे पहले मैं लेक्चर स्टार्ट करूं, कुछ बेसिक आपको बातें बता देता हूं। क्योंकि केमिस्ट्री का यहाँ पे क्लास अभी हुआ नहीं है, तो छोटी जो है बेसिक कुछ आपको बातें बता देता हूँ। एटम क्या होता है, ठीक है, तो इसे ध्यान से सुन लेंगे, बहुतों को तो पता ही होगा। तो देखिए, एटम जनरली होता क्या है, कोई भी पदार्थ है उसका जो सबसे छोटा पार्ट होता है, छोटा कण होता है, जो रासायनिक क्रियाओं में पार्टिसिपेट करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। तो देखिए, किसी भी पदार्थ का वह छोटा कण जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है या रासायनिक क्रिया के द्वारा जो है पृथक किया जा सकता है, उसे ही परमाणु कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, एक मैं कोई परमाणु लेता हूँ, इसमें एक क्या होता है, एक नाभिक होता है। इसके नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, आप सभी को पता है। और इसके बाह्यतम जो है कक्ष में आपको इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक जनरल स्ट्रक्चर होता है। ये मेरा बताने का पर्पस ये है कि इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक आपको यहीं से निकल के आएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखेंगे। एक्चुअली में क्या होता है कि प्रकृति में जो है स्वतंत्र रूप से जो है परमाणु जो है एटम विद्यमान नहीं होते हैं। ये मुख्यतः जो है आपको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बने होते हैं। तो इस बात का आप ध्यान देंगे। प्रोटॉन पे यदि मैं चार्ज की बात करूं तो इस पे जो है होता है आपका +1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम चार्ज होता है इस पे। इसमें जो आपको न्यूट्रॉन होता है, इस पे जो है आपको कोई चार्ज नहीं होता है, या आवेशहीन होता है, न्यूट्रल होता है बिल्कुल, इस पे शून्य होता है। और जो इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉन पे भी सेम इतना ही चार्ज होता है, बस ये क्या होगा,
निगेटिव में होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पे जो आपका चार्ज हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ही हो जाएगा आपका चार्ज, और ये निगेटिव में हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, जबकि यहाँ पे प्रोटॉन जो है ये आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। तो इतना बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे छोटी छोटी कुछ और बात हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रिसिटी में जो है हमें चाहिए फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो एक मैं बात आपको बता देना चाहता हूँ, यदि मैं ठोस धातु की बात करूँ, कोई भी ठोस धातु है, सॉलिड की मैं बात कर रहा हूँ, तो ठोस धातु में जो है आपको विद्युत धारा का प्रवाह जो है होता है किसके कारण से, मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। जो भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब मेरा ये है कि फ्री इलेक्ट्रॉन, जैसे मैं आपको कार्बन के बारे में बता रहा हूँ। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, कार्बन को ही देख लेते हैं। तो कार्बन के जो है बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, आप यदि क्लोरीन को लेते हैं तो क्लोरीन आपका 17 नंबर पे होता है। यहाँ पे बाह्यतम कक्षा में आपको क्लोरीन के साथ 2 8 7 यानी आपको 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये जो है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यही क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं आपको धारा प्रवाह में। इन्हीं की वजह से धारा प्रवाह होता है। ये मैं ठोस धातु की बात कर रहा हूँ। जबकि यदि वैद्युत अपघट्ट का मैं बात करूँ तो वहाँ धारा प्रवाह जो है आयन के कारण होता है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में आप सब देखे होंगे। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको पता होगा। और नेचर में जो है काफ़ी सारे ठोस धातु अवेलेबल है जहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। जैसे मैं बात करूँ यदि कैल्शियम की, तो आप सभी को पता होगा कैल्शियम जो है 20 नंबर पे आता है, ये 2 8 8, और यहाँ पे जो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त अवस्था में जो है रहते हैं और यही पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो ये तो बात हुई कि हमारा जो है आवेश जो है, जो हमारा प्रवाह है, धारा का प्रवाह है, यानी जिसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, वो क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। जबकि वैद्युत अपघट्ट में आपको धारा प्रवाह के कारण होता है। अब मैं एक बात कर लेता हूँ और छोटी सी, आवेश। आवेश क्या होता है? ठीक है, यानी मैं चार्ज की बात कर रहा हूँ। अब ये सब आपसे डिफिनीशन बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे, बट छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, कभी एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे इसको डिस्कस कर रहा हूँ। तो मान लीजिए कोई भी पदार्थ है, किसी भी पदार्थ का ये वह गुण होता है जिसके कारण कोई भी वस्तु जो है वैद्युत आकर्षण या विकर्षण का अनुभव करती है, इसे ही हम आवेश बोलते हैं। ठीक है, तो कोई मान लीजिए कोई पार्टिकल है, तो उस पर नहीं तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या निगेटिव चार्ज हो सकता है। तो आपको यदि पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसका नेचर अलग होगा, निगेटिव का अलग होगा। मैं एक दो केस लेके बताता हूँ। जैसे दो कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी है। पार्टिकल ए पे मान ले पॉजिटिव चार्ज है, पार्टिकल बी पे भी पॉजिटिव चार्ज है। तो इस केस में क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे आकर्षण नहीं होगा। यदि मान ले दूसरा केस लेते हैं, कोई ए जो है, कोई ए एक पार्टिकल है, कोई दूसरा बी पार्टिकल है। ए पे पॉजिटिव चार्ज है और बी पे आपको निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे आकर्षण होगा। ठीक है, तो ये होता है आवेश के कारण ही होता है, आपको चार्ज के कारण ये होता है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। अभी फोर्स कितना लगेगा दोनों के बीच में, वो हम लोग डिफाइन करेंगे आगे चल के। बाकी जो आवेश जो होता है उसका मात्रा क्या होता है, चार्ज का मात्रा क्या होता है, तो ये होता है आपको एम्पियर सेकेंड, यानी Q बराबर आपका होता है I × T, यानी कितना करंट कितना टाइम में जो है फ्लो हो रहा है, उसी को हम चार्ज बोलते हैं। आई को आपको पता ही होगा, आई को हम लोग आपको यहाँ पे एम्पियर में मेजर करते हैं और टाइम को जो है सेकंड में, तो इसका यूनिट हो जाएगा एम्पियर सेकंड।
यहाँ से आप आई का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। आई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपन टी। तो यहाँ पे देखिए क्यू का क्या हो जाएगा, आप सभी को पता ही होगा। क्यू क्या हो जाएगा, क्यू चार्ज है, इसका कूलम यूनिट होता है, और ये सेकेंड, कूलम पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो यानी मेरे कहने का तात्पर्य ये हुआ कि मान लीजिए कोई एक केबल है, ठीक है, कोई भी एक केबल है जो आपके घरों में जनरल यूज होता है, तो यहाँ पे कितना चार्ज जो है कितने टाइम में आपको यहाँ से गुजर रहा है, वही क्या होता है, आपका आई होता है। मान लीजिए यहाँ पे 5 कूलम चार्ज जो है 5 सेकेंड में जो है यहाँ से इस एरिया से जो है निकल रहा है, तो यहाँ पे आई कितना जो हो जाएगा, 5 कूलम 5 सेकेंड में हम बता रहे हैं। तो ये 5 से 5 कट गया, तो यहाँ पे आ गया 1 कूलम पर सेकेंड, यानी 1 एम्पियर यहाँ से करंट जो है प्रवाहित हो रही है। इसका मतलब यही हुआ जनरल। ऐसे तो डेप्थ में जाया जाए तो काफ़ी टाइम लग जाएगा आपको, फिर भी मैं एक बेसिक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ कि ये टर्मिनोलॉजी जो होते क्या क्या है, जिससे आपका जो है आगे आने वाले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। 3 बातों का ध्यान रखेंगे आप लोग। इसके अलावा हमने बताया कि 2 पार्टिकल हम लोग कोई ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई हम 2 पार्टिकल लेते हैं, कोई ये ए है और ये बी है। अब हमने बताया कि दोनों ये चार्ज पार्टिकल है। मान लीजिए एज्यूम कर लेते हैं ये जो है इस पर Q1 चार्ज है और इस पर जो है Q2 चार्ज है, दोनों चार्ज पार्टिकल है। तो अब दोनों एक दूसरे पे कितने फोर्स लगाएंगे, तो इसके लिए जो है एक फिजिक्स में आपको लॉ है, कुलम्स लॉ, ये बताती है। तो डायरेक्ट यहाँ से आपसे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं न्यूमेरिकल पर्पस से। तो देखिए फर्स्ट पे Q1 चार्ज है, सेकेंड पे आपका Q2 चार्ज है। तो यहाँ पे आपको फोर्स निकालना होगा। तो क्या होगा, ये फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 इंटू Q2 के। और इसके अलावा इस पे जितना भी चार्ज आप मल्टीप्लाई कर देंगे, जबकि दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए यदि d मान लेते हैं, या चलिए इसको डिस्टेंस को r मान लेते हैं हम लोग, r, तो ये जो फोर्स होता है ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² का। जब ये दोनों को आप कंबाइन करते हैं तो F जो है आपको Q1 इंटू Q2/r² हो जाएगा। ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जब हटता है तो आपको एक क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू आ जाता है K इंटू Q1 इंटू Q2/r²। तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ से बन जाता है फोर्स का। यानी ये पार्टिकल ए जो है ये इस पर कितना फोर्स लगा रही है, बी इस पर कितना फोर्स लगा रहा है, ये आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये आपका हो गया। अब इसको हम लोग आगे देखेंगे भी, छोटे छोटे टर्म हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। चलिए और हम लोग देखते हैं, कुछ एक आध टर्म और देख लेते हैं इससे रिलेटेड, फिर चैप्टर पे आते हैं। एक होता है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी मैं EMF की बात कर रहा हूँ। तो ये जैसे मान लीजिए कोई भी पदार्थ है, विद्युत धारा उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित जो होता है, तो ये हो क्यों रहा है, इसका वजह क्या है, एक कोई बल होता है, और यही बल क्या होता है, आपका EMF होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई एक रेजिस्टेंस है, ये कोई एक लोड है, ठीक है, और यहाँ पे एक जो है सोर्स है, आपका बैटरी सोर्स है, ठीक है। ये क्लोज जो है परिपथ आपको दिख रहा होगा, क्लोज सर्किट दिख रहा होगा। तो इसमें करंट जो है फ्लो होने का वजह क्या है, तो ये EMF ही है। यानी यही क्या करता है, फोर्स करता है आपको। तो करंट यदि आपको ऐसे जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है ऐसे होता है। तो क्लोज सर्किट में जो है आपको इलेक्ट्रॉन को यहाँ से फोर्स करने के लिए कौन जिम्मेवार है, एक फोर्स चाहिए, तो वही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसी कारण जो है यदि बल्ब है मान लीजिए तो ये बल्ब ग्लो करता है, ठीक है, तो यही उसका वजह है। तो एक हमको EMF चाहिए होता है, ठीक है। तो आप EMF के बारे में थोड़ा सा देख लिए यहाँ पे। एक होता है आपका पोटेंशियल, ठीक है, टर्म आता है पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है, आपको डिफिनीशन कहीं नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पोटेंशियल क्या होता है, कोई भी मान लीजिए एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो भी काम किया गया होता है उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं।
हम बोल रहे हैं एकांक आवेश को किसी बिंदु से अनंत से किसी बिंदु पे, अनंत से किसी बिंदु पर लेके आने में जो है उसे हम पोटेंशियल कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका W/Q, ठीक है। तो ये आपका पोटेंशियल हो जाएगा। W का यूनिट जूल होता है और Q का यूनिट आपको पता ही है कूलम, तो जूल पर कूलम हो जाएगा पोटेंशियल का यूनिट। ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। अब एक विभवांतर होता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो जब भी जो है पोटेंशियल डिफरेंस होता है तब भी जो है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, एक से दूसरे में पास होता है। जब भी विभवांतर होता है तब भी आपका इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, एक से दूसरे में पास होता है। इस बात का ध्यान में रखेंगे। अब एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तब देखिए जैसे मैं बात करूं, एक कोई मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, एक कोई नेगेटिव चार्ज है। तो देखिए ये सब लेक्चर को अगर प्रॉपर तरीके से एक एक कंसेप्ट को कवर किया जाए तो आपके लिए नीड है नहीं, बट बस जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए कोई एक आध जो है आपसे यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। तो यहाँ पे देखिए एक पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा कुछ इसका डायरेक्शन ऐसे होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, ऐसे कुछ इसका डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो यही आपका क्या होता है, ये जितना रेंज में आपको दिखेगा इसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब ये जो आपको दिख रहा है ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज होते हैं। ये टोटल आपको रेंज रीजन जो दिख रहा है ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब इंटेंसिटी इसका निकालना हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या है, ठीक है। तो इसके लिए जो है हम लोग फोर्स अपन ये चार्ज कर लेते हैं तो हमें इंटेंसिटी पता चल जाता है। फोर्स का यूनिट आपको सभी को पता ही होगा, न्यूटन है। चार्ज का कूलम है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट आप लिख सकते हैं। तो ये सब जो है आप बातें ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आपका काम यहाँ पे इजीली हो जाएगा। अब आगे चल के हम लोग छोटी छोटी बातें इसमें देखेंगे कि एक ओम्स का लॉ भी आपको पढ़ना होता है। ओम्स के लॉ में भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, और जब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है तो ये आई आर हो जाता है, ठीक है। बस इतना ही जान जाए, ठीक है। ये माइक्रोस्कोपिक जब हम लोग एनालिसिस इसका करेंगे तो ये फार्मूला वहीं से डेवलप हुआ है। बाकी यहीं से जो है आर बराबर आपका V/I हो जाता है। तो ये जो है फार्मूला डायरेक्ट छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं वहाँ पे यूज होते हैं, इसलिए मैं इसको बता दिया। अब आर जो है यहाँ पे V जो है वोल्टेज है, तो ये वोल्ट हो गया आपका, और I जो है आपका एम्पियर हो गया। तो ये वोल्ट अपन एम्पियर, इसी को हम बोलते हैं ओम, ठीक है, इसे हम ओम बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस का यूनिट आपका ओम होता है। इसके अलावा जो रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाया जाता है, सीरीज में लगाया जाता है, तो ऐसे ऐसे हम लोग देखेंगे, ठीक है। विद्युत धारा, एक छोटा सा टर्म और जान ले, विद्युत धारा हम किसको बोलते हैं, तो हमने बता ही दिया था, I बराबर Q/T बता दिया था आपको, ठीक है। SI मात्रा किसका आपने बता ही दिया था। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि एक सेकेंड में मान लीजिए 6.28 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जा रहे हैं अगर, तो करंट का मान हमारा 1 एम्पियर होता है। विद्युत धारा का वेग जो होता है लगभग प्रकाश के वेग के समान होता है। ये बात ध्यान रखेंगे, विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो विद्युत धारा का वेग क्या होता है, लगभग प्रकाश का वेग क्या था आप सभी को याद ही होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी से जो है बच के ही रहें। देखें इसका स्पीड कितना है, आप देख ही लिए। अब रेजिस्टेंस मार्केट में तरह तरह के होते हैं, ठीक है। तो एक रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है, आप याद रखेंगे, ρ×L/A, इसको याद रखेंगे। यहाँ से कभी एक आध न्यूमेरिकल आया हुआ है। यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस है, ये लेंथ है किसी कंडक्टर का, ये कोई केबल है मान लीजिए। तो इस केबल का यदि आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए, इस केबल का एरिया क्या है, एरिया ए है, इसका लेंथ कितना है, मान लीजिए एल है, तो इसका रेजिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हैं। और ये केबल पे डिपेंड करता है, मटेरियल टू मटेरियल, इसका रेजिस्टिविटी ऑफ केबल आपको पता होगा तो आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये सब छोटे छोटे टर्म थे। इसके अलावा एक और टर्म होता है आपका, नेक्स्ट एक और टर्म होता है आपका कंडक्शन, कंडक्टेंस होता है, चालक जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो चालक क्या होता है, ये जो होता है
G इक्वल टू 1/r होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये सब पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, ये बेसिक बातें मैं आपको बताया। चलिए अब हम लोग सीधे अपने चैप्टर पे आते हैं और बेसिक कुछ चीज़ें यहाँ से देख लेते हैं, फिर जो है हम लोग ओके। चलिए तो हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने कुछ बेसिक छोटी टर्म देखी इससे रिलेटेड, चूँकि ये आप लोग इससे अनोन हैं, बहुत सारे लोग साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं, तो मैं इसलिए छोटे कुछ टर्म एक्सप्लेन करने का कोशिश किया। आवेश वगैरह क्या होता है मैं सारा डिफाइन कर दिया हूँ। ठीक है, और ये विद्युत आवेश क्या होता है, जैसे देखिए किसी चालक में विद्युत आवेश की उपस्थिति और प्रवाह विद्युत जो है कहलाती है। विद्युत आवेश की उपस्थिति और इसका प्रवाह यही क्या कहलाता है, यही विद्युत कहलाता है। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा, जैसे तड़ित, अस्थितिक, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत धारा, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। भौतिक में जो चुंबकत्व तो क्या प्रक्रिया है, चुंबकत्व तो किसको बोलते हैं, एक वस्तु जो है दूसरी वस्तु पे आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाती है, जो वस्तु के गुण प्रदर्शित करती है, उन्हें चुंबक कहते हैं। जैसे निकल हो गया, लोहा हो गया, कोबाल्ट, इनके द्वारा जो है आपको ये काम किया जाता है। चलिए इसके अलावा हम लोग देखते हैं आवेश क्या होता है, तो हमने आपको अभी बता दिया कि आवेश क्या होता है। फिर हमने ये फार्मूला देखा ही था, फोर्स आपको निकालना हो तो K इंटू Q1 इंटू Q2/r², के यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, आप देख सकते हैं छोटे ये टर्म है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आवेश जो है आप कैसे जो है जनरेट कर सकते हैं। तो आवेश जो है आवेशित करने का विधि है, एक तो है कि कोई आवेशित वस्तु है उस पर दूसरे वस्तु क्या करें, रब करें। तो आपको जो है जैसे एक आप प्रयोग करके बचपन में देखे होंगे कि आप कंघी जो है कंघा को ले लें और अपने बालों पे उसे कुछ देर तक रब करें, रगड़े, और उसके बाद छोटे जो है कागज़ के टुकड़े, जैसे कोई भी कंघी है, कोई भी कंघी हो, इसे सबसे पहले अपने बालों पर रगड़ें और छोटे कागज़ के टुकड़े रखें। वहाँ पे जैसे ही आप ले जाते होंगे तो कागज़ के टुकड़े इस पर चिपक जाते हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया, कंघी पे जो है आवेशित हो जाता है, चार्ज आ जाता है। तो ये सब मेथड होते हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र हमने आपको भी बताया था कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज के बारे में हमने बताया था। देखिए ये पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाती है। ठीक है, और ये जो आपको रीजन दिख रहा है यही क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इस चैप्टर में जो है कुछ न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं छोटे, तो मैं फॉर्मूला आपको बता दिया, उससे आपका काम बन जाएगा, उससे आपको अधिक की नीड नहीं है। तो देखिए विद्युत बल्ब, इसका कुछ कैरेक्टर दिया है। ठीक है, कि जो धनावेशित होता है पॉजिटिव चार्ज में चलती है विद्युत बल्ब रेखाएं, और ऋणावेशित पर समाप्त होती है। हमने देखा ही था कि पॉजिटिव चार्ज है निगेटिव, ये चल के कहाँ समाप्त हो रही थी, निगेटिव पे। ये सब बातें दी हुई हैं। चलिए विद्युत क्षेत्र का तीव्रता के बारे में बताया है, तो हमने बताया था ये निकालने के आपको F/Q0 कर दीजिए, ये आपको विद्युत क्षेत्र का तीव्रता बता देगा। ठीक है, विद्युत धारा क्या होता है हमने देख लिया, इसको जो है ये आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, एक इमेज में एक देखिए दो तरह का विद्युत धारा होता है, एक क्या होता है DC होता है और एक आपका AC। आपने दोनों नाम सुना होगा, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट, डिश धारा और प्रत्यावर्ती धारा। देखिए DC क्या होता है, कोई भी परिपथ है, कोई भी सर्किट है, मान लीजिए अभी सर्किट नीचे मैं आपको दिखा रहा हूँ, में प्रवाहित धारा की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसे धारा को क्या बोलते हैं, DC, यानी एक ही डायरेक्शन होता है इसमें। अल्टरनेटिंग में क्या होता है, किसी परिपथ में जो धारा की दिशा लगातार बदलती है, अर्थात धारा का प्रवाह जो है एकांतर क्रम में समानांतर रूप से आगे पीछे चलती रहती है, तो ऐसे को हम लोग AC बोलते हैं। यानी सिंपल कहने का मेरा यहाँ पे मायने ये है, सॉरी, तो मेरा कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि DC यानी धारा का डायरेक्शन बिल्कुल बदलेगा, AC यानी धारा का डायरेक्शन बदलते रहेगा। ठीक है, इंस्टेंट पे, हर एक इंस्टेंट पे धारा का डायरेक्शन बदलते रहेगा, उसे AC बोलते हैं। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि AC को जो है दिश धारा में DC में बदलने के लिए क्या यूज करते हैं, तो हम लोग रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। तो AC को यदि DC में यूज करना हो तो आपको रेक्टिफायर यूज करना होगा, यदि आपको DC को AC में बदलना हो
तो आपको इन्वर्टर यूज करना होता है। आप देखते होंगे अपने घरों में जो है इन्वर्टर होता है। इन्वर्टर क्या काम करता है, जैसे आपके घर में जब जैसे ही पावर आता है तो पावर आने के बाद क्या होता है, चार्ज होता है बैटरी आपका, ठीक है। अब बैटरी जो है वो किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर करके रखता है, डीसी फॉर्म में। आपके घर में जितने भी इक्विपमेंट लगे हुए हैं, सारे इक्विपमेंट जो है वो किस पे चलने वाले हैं, एसी पे चलने वाले हैं, चाहे टीवी हो, फ्रिज हो, सारे डिजाइन किए गए एसी के लिए। तो वहाँ पे एक इन्वर्टर होता है। इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को चेंज कर देता है फिर से एसी में, और हम लोग उसका उपयोग कर लेते हैं। यदि एसी को आपको डीसी में यूज करना है तो क्या करेंगे आप, रेक्टिफायर लगा देंगे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बात। अब रेक्टिफायर कैसे चेंज करता है एसी को डीसी में, तो इसके लिए हमको ग्राफ वगैरह ड्रॉ करना पड़ेगा, तो आपको जानने का ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे बस थोड़े थोड़े आप देख लें। विभव विभवांतर पोटेंशियल हमने देख लिया था। ये देखिए मैं इसी परिपथ का बात कर रहा था। यहाँ पे देखिए कोई सोर्स है, इसको मैं EMF बोल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे ये मीटर लगा हुआ है, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा हुआ है। अब यहाँ पे आपको यदि इस रेजिस्टेंस के अलॉन्ग आपको वोल्टेज पता करना है तो यहाँ पे पैरेलल में हम वोल्ट मीटर लगा देते हैं। यदि इसमें करंट पता करना है तो इसके सीरीज में एक एमीटर हम लोग लगा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो भी हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आपके आसपास सारी चीज़ें जो हैं दिखती हैं। तो हमने पहले ही बता दिया था, जो भी आपके आसपास दिखता है वही क्या है, एक तरह से उसी का एक तार्किक अध्ययन क्या है, फिजिक्स है। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। विद्युत धारिता क्या होता है हमने देखा ही था। कैपेसिटी क्या होता है, आवेश अपन वोल्टेज, ठीक है। इसका ऐसा ही मात्रक फैराडे होता है। तो विद्युत धारिता कैपेसिटी का मात्रक पूछे फैराडे होता है। एक कैपेसिटर होता है जो आप देखे होंगे जनरली घरों में यूज होता है। आप जब फैन वगैरह में देखे होंगे तो एक कैपेसिटर लगा होता है। इसमें क्या होता है, किसी चालक के आकार के परिवर्तन किए बिना ही उस पर आवेश की अधिक मात्रा संचित की जाती है। इसे ही विद्युत विभव बढ़ाया जाता है इनिशियल में, ठीक है। इसमें दो प्लेटें होती हैं, इसके बीच में कोई मीडियम होता है, और आपको जो है यहाँ पे विद्युत जो है स्टोर करके, आवेश स्टोर करके रखा जाता है। ओम्स नियम हमने आपको बता दिया था। ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, V बराबर IR, याद कर लेंगे इसको। यहाँ से आप जो है R यदि आपको पूछे, IV दिया रहे तो निकाल सकते हैं, या आपको R निकालना रहे, VI दिया रहे, आप जो भी इसमें दो क्वांटिटी दिया रहेगा, तीसरा निकालना होगा। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, देखिए रेजिस्टेंस का मतलब ये है प्रतिरोध, ठीक है। यानी ये क्या करेगा, रुकावट पैदा करेगा, प्रतिरोध करेगा। जैसे देखिए हमारे जीवन में भी जगह जगह प्रतिरोध होता है। आपका काम क्या है, उस प्रतिरोध को जो है रजिस्ट करके, उसके बाद अब देखिए रजिस्ट करने में आपका एनर्जी भी लगता है, फिर आगे बढ़ना। जो सारे प्रतिरोधों को रजिस्ट करते हुए आगे बढ़ते जाता है वही फाइनल अपने डेजिग्नेशन पे पहुंच पाता है। तो प्रॉब्लम, समस्या, जीवन के लिए जो है बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत टाइप के प्रतिरोध हैं, ठीक है। चाहे वो आपके साथ आर्थिक प्रतिरोध हो सकता है आगे बढ़ने में, मानसिक प्रतिरोध भी हो सकता है किसी केस में, ठीक है। तो प्रतिरोध कई तरह के होते हैं। वैसे इलेक्ट्रिक करंट की बात करूं तो इसके मार्ग में प्रतिरोध होता है रेजिस्टेंस के नाम से। जब भी देखिए किसी चालक, जैसे बिजली के तार से विद्युत धारा हम बहती है तो धारा के प्रवाह में कुछ रुकावट पैदा करती है, और ये रुकावट ही विद्युत प्रतिरोध कहलाती है, ठीक है। अब हमने बताया था जैसे एक केबल है, ठीक है, आपका एक केबल है, मान लीजिए ये जो है कॉपर का केबल है कोई, तो इसका प्रतिरोध निकालना है, कितना होगा, R बराबर तो ρ×L/A होता है। यानी इसके लेंथ पे डिपेंड करता है R, और इसके एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये रो जो है इसका कांस्टेंट होता है। अब ये जो होगा सॉलिड होगा तो यहाँ इसका एरिया आप निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, πr² आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया की जगह πr² रखते हैं। यहाँ से भी एक आध न्यूमेरिकल आपको आता है। सुचालक वगैरह हमने आपको बताया था हीट चैप्टर में, ठीक है। तो हमने किसके संदर्भ में बताया था, हीट के रिस्पेक्ट में, कि सुचालक किसको कहते हैं। सेम वैसे ही देखें, सुचालक किसको कहते हैं, वैसे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता अत्यंत ही कम हो, यानी जिनका रेजिस्टेंस क्या हो, सबसे कम हो। यानी वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जो है मस्ती में जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुँच जाए बहुत कम रुकावट के साथ, उसे ही हम सुचालक कहते हैं। जैसे चांदी हो गया, तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया। अब आपके दिमाग में जो है क्वेश्चन आ रहा होगा, चांदी जो है हमने जो है सबसे अच्छा कुचालक होता है विद्युत का, सॉरी सुचालक होता है। तो चांदी का हम लोग क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं विद्युत को जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में। तो देखिए जब भी कोई सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है तो उसमें बहुत सारे परिप्रेक्ष्य देखे जाते हैं।
कि सिस्टम इफ़िशियंट है कि नहीं। सिस्टम यदि इफ़िशियंट है यानी आप इनपुट कितना दे रहे हैं और आपको आउटपुट कितना मिल रहा है, ये देखा जाता है। जब भी आप कोई काम करते हैं तो इनपुट कितना दे रहे हैं, आउटपुट कितना। आप यदि इनपुट बहुत ज़्यादा दे दें इफ़िशियंसी के चक्कर में, तो ऐसा सिस्टम भी क्या है, अच्छा नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे हम लोग एल्युमिनियम का जनरली यूज करते हैं, आपने देखा ही होगा, और तांबा का हम लोग सुचालक के रूप में यूज करते हैं। बट दोनों से जो है ज़्यादा सुचालकता जो है ये चांदी का है। अचालक क्या होता है, मान लीजिए विद्युत धारा प्रवाहित ही ना हो, यानी माइनर ही प्रवाहित हो, जैसे लकड़ी प्लास्टिक हो गया, इसमें आप इलेक्ट्रिक करंट नहीं प्रवाहित कर पाते हैं। अर्धचालक यानी इसको सेमीकंडक्टर हम लोग बोलते हैं। अब ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी प्रतिरोधकता जो है चालक और कुचालकों के बीच होता है, दोनों के बीच होता है, ठीक है। जैसे हम लोग सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज करते हैं, और जब से ये सेमीकंडक्टर आया है तो मार्केट में आपको काफ़ी चेंजेस देखने को मिले होंगे। आप पहले देख पा रहे थे कि जो फैन के रेगुलेटर होते थे वो कितने बड़े बड़े होते थे, और जब से सेमीकंडक्टर डिवाइस आ गए वो देखिए उसका आकार ही चेंज हो गया है। टीवी वगैरह का देखिए, टीवी कितनी पतली हो गई पहले से। तो ये जो सेमीकंडक्टर आने से जो है काफ़ी चेंजेज आया है। एक होता है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर मतलब प्रतिरोध बिल्कुल हो ही ना, लगभग शून्य हो, तो इसे हम सुपर कंडक्टर बोलेंगे, ठीक है। अब जो है एक क्वेश्चन यहाँ से छोटा छोटा आता है कि प्रतिरोध अगर श्रेणी में हो, जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं श्रेणी में R1 R2, श्रेणी मतलब पैर आपको एक के बाद दूसरा, एक का इंड जो है दूसरे पहले के, जैसे इसका इनिशियल पॉइंट है, इसका फाइनल पॉइंट है, ये इसका इनिशियल है, इसका फाइनल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आप इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, देखिए आप यहाँ पे 3 प्रतिरोध आपको दिखाए गए हैं। पहला देखिए आप, ये R1 है, तो ये R1 का जो है इनिशियल पॉइंट है, ये आपका इसका फाइनल पॉइंट है, तो इसको हम IR1 लिख देते हैं, इसको FR2 लिख देते हैं। इसका इनिशियल पॉइंट क्या है, IR2, और ये है इसका FR2। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पहला का जो फाइनल पॉइंट है, पहला का जो फाइनल पॉइंट है दूसरे के इनिशियल पॉइंट से जुड़ा हुआ हो। ऐसे जो है यहाँ भी देखिए दूसरा का फाइनल पॉइंट तीसरे के इनिशियल से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे संयोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम। और इसके लिए आपको यदि टोटल R निकालना हो, इस केबल का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो सिंपल आप तीनों को जो है जोड़ दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यही यदि मान ले पैरेलल में जुड़ा हुआ हो, पैरेलल में, ठीक है, पैरेलल आप समझते ही हैं, पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल में यदि जुड़ा हो तो हम R टोटल कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला है, 1/R जो है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जो भी दिया हो आपको, 3 से ज़्यादा हो तो हम लोग कर सकते हैं। तो ये जो है पैरेलल का हो गया। यहाँ से एक आध न्यूमेरिकल छोटे छोटे पूछे गए, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन किया। चलिए, विद्युत शक्ति क्या होता है, ये आपको P = V × I होता है। विद्युत शक्ति ये आपका होता है, आपको सभी को पता ही होना चाहिए। अब P जो है ये हमने बताया कि V × I है आपको, ठीक है। चलिए, ये हमने पहले ही एक्सप्लेन आपको कर दिया था, देखिए यहाँ पे। चलिए, तो देखिए P यहाँ से क्या है, V × I है। अब V का आपको सभी पता है कि V जो है हम लोग वोल्ट में मापते हैं, और I को एम्पियर में, तो ये वोल्ट इंटू एम्पियर क्या होता है, वाट होता है, ठीक है। तो वोल्ट इंटू एम्पियर वाट होता है। अब देखिए P बराबर हमने क्या बताया, यहाँ से एक दो फार्मूला यहाँ पे डेवलप कर लेंगे तो यहाँ से डायरेक्टली आपका न्यूमेरिकल बनेगा। P बराबर VI होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं, V को भी लिख सकते हैं, I जो है ये V/R होता है, हमने ओम्स लॉ में देखा था, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, V²/R। इसका मतलब ये हुआ P जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V² के, और P जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R के, ठीक है। यानी किसी भी सिस्टम का यदि उसमें वोल्टेज ज़्यादा आ रहा होगा तो शक्तिमान ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस उसका अगर कम होगा तो उसमें पावर ज़्यादा होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस कम होगा, पावर ज़्यादा होगा, ध्यान देंगे। तब यहाँ से आप देख सकते हैं हीटर वगैरह जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं जनरली, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, वहाँ पे ज़्यादा रखा जाता है। अब रेजिस्टेंस अगर अधिक रखिएगा, देखिए रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा रखिएगा तो क्या होगा, पावर तो कम हो जाएगा, ठीक है। तो यदि आपको पावर जो है ज़्यादा रखना है तो रेजिस्टेंस आपको कम करना होता है। चलिए एक एक करके हम लोग सारे डिवाइस वगैरह भी देखेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे एक देखिए एक स्टेटमेंट दिया है
कि एक समान वोल्टेज पे जलने वाले 2 विद्युत बल्बों में कम प्रतिरोध वाला बल्ब ज़्यादा पावर जो है खर्च करेगा। आप देखिए P जो है यहाँ पे देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, तो R जिसका सबसे ज़्यादा होगा उसका P सबसे कम होगा। यानी दे रहा है आपको कि मान लीजिए कि 2 आपको प्रतिरोध है, 2 बल्ब है, दोनों मान लीजिए श्रेणी में जुड़े हुए हैं, तो जिसका प्रतिरोध कम होगा वो ज़्यादा पावर खर्च करेगा, जिसका ज़्यादा होगा वो कम पावर खर्च करेगा। ध्यान देखेंगे, ठीक है। तो कम प्रतिरोध वाला बल्ब ज़्यादा पावर खर्च करेगा, ज़्यादा रोशनी उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो मंद रोशनी वाला बल्ब जो है ज़्यादा प्रतिरोध करेगा। तो इस सब बातों का ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी बातें हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग फिर। तो हम लोग देख लिए हैं। अब देखिए विद्युत धारा जो है इसका उपयोग होता है दैनिक जीवन में, आपने देखा ही होगा, बहुत सारा हम लोग इसको उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे कि विद्युत धारा का जो है शक्ति जो है, विद्युत धारा की शक्ति की बात करें तो इसको हम लोग किलोवाट जो है, विद्युत ऊर्जा को किलोवाट घंटा के रूप में हम लोग मेजर करते हैं। 1 किलोवाट घंटा जो है 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा में जो है 1 यूनिट होता है, इस बात का भी ध्यान देंगे। अब देखिए आपके घरों में जो बिजली बिल आता है वो जो है यूनिट में आता है कि आपने 100 यूनिट कंज्यूम किया है, या किसी का आता है कि 200 यूनिट कंज्यूम किया है, या 200 यूनिट में कितना आपको एनर्जी हो गया, तो 200 यूनिट में हो गया 200 इंटू किलोवाट आवर, यानी आपने जो है 200 किलोवाट आवर इस्तेमाल किया है, यानी 200 किलोवाट का पावर आप इस्तेमाल किए हैं टोटल। तो ये जो है आप पे डिपेंड करता है कि आप लोड कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए विद्युत जो है इसका उपयोग है हमारे जीवन में, क्या क्या है विद्युत का घरों में उपयोग है, आपने पता ही है आपको कि बिना विद्युत के तो आज एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं हम लोग, ठीक है। अब घरों में जो है एक दो यहाँ पे बात ध्यान रखेंगे कि घरों में जो है आपको जो वायरिंग की जाती है वो पैरेलल की जाती है। कैसे की जाती है? पैरेलल की जाती है, ठीक है, सीरीज नहीं की जाती है। इसके पीछे रीज़न ये है कि सीरीज में यदि वायरिंग कर दिया जाए, ठीक है, तो यदि मान लीजिए एक कोई भी इक्विपमेंट ख़राब हो जाएगा तो ये सारा जो है आपका पैरेलल जितना भी इसके सीरीज में इक्विपमेंट लगा हुआ सारा जिम बंद हो जाएगा। तो इसलिए घरों में जो है पैरेलल वायरिंग किया जाता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा जब भी वायरिंग होता होगा तो एक रूम में यदि मान लीजिए आप 5 सिस्टम जो है चला रहे हैं, जैसे 5 सिस्टम कहने का मतलब आप एक रूम में टीवी यूज कर रहे हैं, आप बल्ब यूज कर रहे हैं, ठीक है, आप फैन यूज कर रहे हैं, आप जो है हीटर यूज कर रहे हैं, आप चार्जर यूज कर रहे हैं, तो सबके लिए एक अलग अलग पॉइंट जो है एक अलग अलग केबल डला होता है। इसके पीछे रीज़न यही है कि एक कोई इक्विपमेंट ख़राब हो तो अन्य इक्विपमेंट पे उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़े। तो ऐसा होता है। देखिए अब घर में एक न्यूट्रल तार भी होता है, आप सब इस सब चीज़ बेसिक देखे हैं। ऐसा कुछ जो है एक आपका स्विच होता है, यहाँ पे 3 आपका तार होता है, लाल, हरा और काला, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी अर्थिंग के लिए हम लोग जो हरा रंग का उपयोग करते हैं, सब छोटी छोटी बातें ध्यान रखेंगे। अब विद्युत धारा का कुछ इफेक्ट है, एक इसका थर्मल इफेक्ट होता है, एक लाइट इफेक्ट और एक केमिकल इफेक्ट और एक मैग्नेटिक इफेक्ट। अब मैग्नेटिक इफेक्ट में ही हम लोग इसका मैग्नेट देखेंगे, ठीक है। तो उसमें इफेक्ट ये है कि देखिए विद्युत धारा क्या करती है, ऊष्मा भी उत्पन्न करती है। एग्जाम्पल के लिए आपके पास हो गया हीटर, ठीक है। हीटर में देखिए क्या करते हैं हम लोग, करंट प्रवाहित कराते हैं, तो वहाँ पे देखिए हीटर में आपको ऊष्मा उत्पन्न होता है I² RT, यानी उसका R जो है जितना अधिक होगा, I तो आप कांस्टेंट लगभग देते हैं, जितने टाइम के लिए लेंगे तो उतना ही आपको हीट उत्पन्न होगा, ठीक है। तो ये बातों को ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी बातें हैं ये। चलिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है इसको, बिल्कुल सिंपल रखना है, ठीक है। एक घरों में फ्यूज यूज होता है, आपको पता ही है फ्यूज के हम लोग यूज करते हैं। तो फ्यूज यूज करने का पर्पस एक ही होता है, इसका जो है प्रतिरोध कम होता है और गलनांक कम होता है। अब देखिए फ्यूज का पर्पस क्या होता है घर में लगाने का, कि आपके इक्विपमेंट जो है सुरक्षित रहे। किन केस में? जब यदि मान लीजिए वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ गया या करंट बहुत अधिक आ गया किसी फॉल्ट के कारण, तो आपके जितने भी घर में इक्विपमेंट लगे हैं वो सुरक्षित रहे। तो उससे पहले एक फ्यूज वायर लगाया जाता है। तो फ्यूज वायर कैसा होना चाहिए, इसका गलनांक कम हो। यदि मान लीजिए कोई एक्टिविटी होता है, यदि मान लीजिए हाई करंट आ जाता है तो ये गल जाएगा, पहले ये गलेगा तो पाथ जो है ब्रेक हो जाएगा। अब जैसे मैं एक इमेज बना के दिखा रहा हूँ, एक जो है घर में आपके फ्यूज लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपके घर में एक मान लीजिए टीवी है, एक फैन है, ठीक है। इसके अलावा और भी आयरन वगैरह है, बहुत सारे इक्विपमेंट है।
अब मान लीजिए कि क्लोज पाथ होता है, इसमें हाई करंट आया, ये फ्यूज पहले लगा होता है इन सभी से, तो इसमें हाई करंट आया तो ये क्या हो जाएगा, ये गल जाएगा, टूट जाएगा, इधर करंट जाएगा ही नहीं, तो ये हमारा इक्विपमेंट क्या होता है, सेफ हो जाता है। इसलिए हम लोग फ्यूज का इस्तेमाल घरों में करते हैं। अभी फिजिक्स का लेक्चर है जो हमने प्रीवियस किया है, तो थोड़ा सा हम जो है यहाँ पे अपना पेरीमीटर दायरा जो है कम किए हैं, क्योंकि आपको जितना नीड है उतना ही बताया जाए, कॉम्प्लिकेटेड करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो है लेक्चर लोग देख रहे हैं वो नन जो है साइंस बैकग्राउंड से, साइंस बैकग्राउंड उनका है नहीं, और ऐसे आपको आप कभी भी सिलेबस पढ़िएगा चाहे किसी पीसीएस का, तो वहाँ पे सामान्य विज्ञान लिखा है, तो आपको रिसर्च की ज़रूरत नहीं है। विद्युत बल्ब क्या होता है, इसमें टंगस्टन धातु का एक पतला कुंडलीनुमा, यही होता है आपका विद्युत बल्ब, आपने देखा होगा। तो इसमें क्या होता है, एक बल्ब होता है ये, ठीक है, और इसमें एक टंगस्टन का ये तार लगा होता है बल्ब में, ठीक है, और इसके अंदर एक गैस भी डला होता है, ठीक है। टंगस्टन क्यों लगाया जाता है, क्या वजह है टंगस्टन लगाने का, इसका गलनांक बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, ये पिघलता जल्दी नहीं है, क्योंकि इसमें कंटिन्यू जब इलेक्ट्रिक करंट जो है पास होता है, तो आपने देखा था कि इसमें क्या होगा, हीट उत्पन्न होता है, और हीट से क्या होगा, यदि इसका गलनांक कम होगा तो पिघल जाएगा, तो इसलिए इसका गलनांक ज़्यादा होता है, इसलिए इस्तेमाल करते हैं। साथ साथ टंगस्टन को जो है ऑक्सीजन गैस के संपर्क से दूर रखा जाता है, नहीं तो इसके साथ ही क्या करेगा, रिएक्शन कर लेगा और फिलामेंट आपका जल जाएगा। ऑक्सीजन मुक्त रखने के लिए क्या करते हैं, नहीं तो बल्ब के अंदर निर्वात रखते हैं, नहीं तो एक और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास अक्रिय गैस। अब अक्रिय गैस क्या करते हैं, किसी से भी रिएक्शन नहीं करते हैं, नाम ही है अक्रिय गैस, ये खुद में स्टेबल होते हैं, ठीक है, यानी स्टेबल होते हैं ये, ठीक है, यानी इनके बाहरी कक्ष में जो है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये स्टेबल होते हैं, देख किसी और के साथ क्यों करेंगे रिएक्शन, ठीक है, ये हाईली स्टेबल होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूँ अक्रिय गैस के लिए, मान लीजिए एक बैंकिंग सिस्टम है, आप सभी को पता ही होगा, बैंकिंग सिस्टम में कुछ लोग क्या करते हैं, पैसा लेने जानते हैं, कुछ लोग पैसा यानी उधार लेने जाते हैं, कुछ को मान लीजिए ए जो है पैसा लेने गया, बी जो है यहाँ पे बी पैसा जमा करने जाता है, ये लेने जाता है, और कुछ लोग खुद बैंकिंग सिस्टम ही है। अब बैंकिंग सिस्टम को क्या आवश्यकता है किसी से पैसा लेने देने की, वो खुद हाईली स्टेबल है, ठीक है, उसके पास तो खुद इतना पैसा आ रहा है जा रहा है। तो वैसे ही हमारे अक्रिय गैस होते हैं, तो अक्रिय गैस जनरली क्या होते हैं, उनके बाहरी कक्ष में जो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं हाईली स्टेबल होते हैं, अष्टक के नियम को फॉलो करते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो टंगस्टन क्यों यूज होता है, आपने देख लिया। अक्रिय गैस क्यों भरा जाता है, क्योंकि ऑक्सीकरण ना हो पाए। इसके अलावा देखिए विद्युत हीटर, रूम हीटर, ब्लोअर, पानी गर्म करने का जो रॉड होता है, ये सब मिश्र धातु से कुंडली से बनी होती है। इस कुंडली का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, गलनांक भी इसका ज़्यादा होता है। विद्युत प्रवाहित करने पर कुंडली गर्म होती है और ऊष्मा उत्पन्न करती है, क्योंकि विद्युत हीटर चाहे रूम हीटर, ब्लोअर, पानी गर्म करने वाला, इसका पर्पज़ क्या है, हीट उत्पन्न करना। तो आप क्या करेंगे, रेजिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे, रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो आपका हीट उत्पन्न ज़्यादा होगा। CFL और LED में अंतर दिया है, आजकल ये दोनों चल रहे हैं, अब तो बल्ब वगैरह उतना बल्ब को रिप्लेस कर दिए हैं ड्यू टू एनर्जी एफिशिएंसी। CFL और ट्यूबलाइट में जो है कम दाब पे पारे का वाष्प भरा जाता है। CFL या ट्यूबलाइट में क्या भरा जा रहा है, पारे का वाष्प, जो विद्युत धारा के प्रभाव को UV प्रकाश का उत्सर्जन करता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और जो UV प्रकाश ट्यूब में भीतरी सतह पे फास्फोरस कोटिंग की वजह से चमकने लगता है। अब इसमें जो है अक्रिय गैस जैसे आर्गन, जेनॉन, नियॉन वगैरह उपयोग किया जाता है। तो CFL में जो है, CFL क्या होता है, एक CFL होता है आपका जैसे एक ट्यूब होता है ऐसा, इस ट्यूब में क्या होता है, कम दाब पे जो है पारे का वाष्प भरा जाता है, ठीक है, और इसके बाद जो है आप देखते हैं ग्लो करता है। LED में क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड है, एक विशेष प्रकार का डायोड लगाया जाता है जो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर ही प्रकाश उत्सर्जित करता है, और ये सबसे ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होता है। ये एक अर्धचालक होता है, ठीक है, इसमें PN जंक्शन होता है एक, जैसे इसमें मुख्य जो है प्रकाश उत्पादन घटक जो है गैलियम और आर्सेनिक है, ठीक है, गैलियम, जर्मेनियम वगैरह का भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं। विद्युत बल्ब में जो है टंगस्टन का फिलामेंट तप्त होने से प्रकाश उत्सर्जित होता है, इसे उद्दीप्ति कहते हैं। वहीं जो CFL है उसमें प्रकाश उत्पन्न होता है, CFL जो है विद्युत बल्ब से ज़्यादा ऊर्जा दक्ष है, तो ये सब आपको पता ही है, ठीक है। LED विद्युत ऊर्जा के सीधे प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, इसलिए CFL ज़्यादा ऊर्जा दक्ष है, यानी सबसे ज़्यादा हाईली इफिशिएंसी कौन हो गया आपके पास, LED। इसीलिए गवर्नमेंट जो है एक योजना वगैरह चला रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना, आप सभी को पता ही होगा कि LED बल्ब जो है बांटने के काम कर रही थी। वजह ये था एनर्जी एफिशिएंट बनाना, एनर्जी कम खर्च करना,
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये छोटी छोटी कंसेप्ट है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे, बाकी हम लोग अभी क्वेश्चन देखेंगे तो आपका क्लियर ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये कुछ उपकरण है, आपको डायरेक्ट यहाँ पूछा जाता है कि जैसे हीटर है, ब्लोअर है, इमर्सन रड है, इसमें हम लोग कौन सी धातु यूज करते हैं, तो नाइक्रोम का यूज करते हैं, क्योंकि इसका प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक भी हाई होता है। विद्युत बल्ब में हम लोग टंगस्टन का यूज करते हैं, इसका गलनांक ज़्यादा होता है, प्रतिरोध इसका भी ज़्यादा होता है। हैलोजन लाइट जो होता है, इसमें टंगस्टन और सोडियम का मिश्र धातु, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि हैलोजन लाइट में जो हम लोग क्या यूज करते हैं, तो टंगस्टन और सोडियम का मिश्र धातु। सोडियम के कारण जो है पीला कलर का प्रकाश हमको दिखता है। CFL में हम लोग पारा और फास्फोरस भरते हैं। नाइक्रोम का प्रतिरोध जो है टंगस्टन से ज़्यादा होता है, परंतु टंगस्टन का गलनांक इससे अधिक होता है, इसकी वजह से हम लोग टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं। तड़ित चालक क्या होता है, ये धातु के चालक छड़ होती है जो भवनों के ऊपर आकाशीय विद्युत और तड़ित से सुरक्षा हेतु लगाई जाती है। अब जो बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं, ठीक है, तो जब भी आप देखते होंगे बरसात के मौसम में जब भी बिजली स्ट्राइक करती है तो इनके छतों पे जो है एक क्या होता है, तड़ित चालक लगा रहता है, जिसको ग्राउंड किया जाता है अर्थ में। यहाँ पे जो भी चार्जेज आएंगी एक्सेसिव चार्ज इसको सीधे ग्राउंड कर देगा, यानी ये प्रोटेक्शन पर्पज से लगाई गई है। ठीक है, तो ये होता है आपका तड़ित चालक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लाइटिंग कंडक्टर इसको बोलते हैं। विद्युत धारा पे रासायनिक प्रभाव भी होता है। ठीक है, और हमने बताया ही था कि रसायनों में जो है विद्युत धारा का प्रवाह होना आयनों का प्रवाह है। ठीक है, तो विद्युत अपघट्य का हमने बात किया था, विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइसिस का। अम्लीय या कोई क्षारीय घोल लेते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए अणुओं का जो आयन के रूप में विखंडन हो जाता है, इसे ही विद्युत अपघट्य कहते हैं और इसका रासायनिक प्रभाव का उदाहरण है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा टारगेट है कि आप कम से कम टाइम में जो है सारे कंसेप्ट को कवर कर ले। ठीक है, तो एक देखिए फैराडे नियतांक क्या होता है। फैराडे नियतांक विद्युत आवेश की वह मात्रा है जो किसी पदार्थ की एक तुल्यांक भार को विद्युत अपघट्य द्वारा मुक्त करती है। तो फैराडे नियतांक का वैल्यू होता है 9.6 × 10⁻⁷। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी बातें। सेल क्या होती है आप सबको पता ही है। सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये सेल दो तरह का होता है, एक प्राथमिक होता है, एक द्वितीयक होता है, एक ड्राई सेल होता है। इसी में बैटरी क्या होता है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल ही क्या होता है, आपका बैटरी होता है। हम लोग जनरली जब दुकान वगैरह पे जाते हैं तो दुकान वाले से हम लोग क्या मांगते हैं, बैटरी दे दो एक। अब आप बैटरी लेके नहीं आते हैं, आप क्या लेके आते हैं, सेल लेके आते हैं। बैटरी कब बोलते हैं, जब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल आ जाए, बहुत सारी सेल जो एक साथ ऐड हो जाए, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग एक और कंसेप्ट देख लेते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब जब आप 9th-10th में स्टडी कर रहे होंगे तो एक जो है फर्स्ट पेज पे ही NCERT पे इमेज दिया होगा। देखिए जनरली होता क्या है, मान लीजिए कोई एलिमेंट्स है, कोई केबल है, मान लीजिए ये कोई केबल है। ठीक है, इस केबल में क्या करते हैं हम लोग, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। हम क्या करते हैं, मार्केट से एक DC बैटरी खरीद के लेके आते हैं। DC बैटरी आपने देखा होगा, छोटी सी, और एक केबल हम लेते हैं, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक है, आप देखेंगे थोड़ी देर बाद, और यहाँ पे आप छोटे छोटे कील रख दें, छोटे छोटे यहाँ पे कील रख दें, थोड़ी देर बाद आप ये देखेंगे कि सारे कील इस पे आके चिपक गए। इसका मतलब ये जो मेटल यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं, जैसे मान लीजिए हम लोहा ही ले लेते हैं। ठीक है, तो ये मेटल क्या है, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, इन सारे को क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। इसी हम बोलते हैं इस कंसेप्ट को इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रिक के कारण जो है मैग्नेटिज्म जो है डेवलप हो गया, तो ऐसे प्रिंसिपल को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। तो क्लियर होंगे। देखिए ये मैग्नेट होता है, मैग्नेट में दो पोल होता है, आप सभी को पता होगा, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल। अच्छा, मैग्नेट को कितनी भी बार काट दें आप, जैसे एक मैग्नेट है, ठीक है, इसको यहाँ से हम कट कर देते हैं, तब भी आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे नॉर्थ। इसको फिर कट कर देते हैं, तो आप कितनी भी बार कट करें, यहाँ पे दो पोल बनता है, नॉर्थ और साउथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और छोटी छोटी कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र के प्रति एकांक क्षेत्रफल में लंबवत गुजरने वाली जो चुंबकीय रेखा होती है उसे हम चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। एक राइट हैंड जो है थंब रूल होता है कि आपको मान लीजिए धारा का डायरेक्शन यदि ये है, नीचे जा रहा है, तो आपने जो है राइट हैंड को जो है आप ऐसे मोड़े
तो ये जो डायरेक्शन होगा आपको, ये होगा चुंबकीय क्षेत्र का, यानी धारा आपको ऐसी जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र आपका ऐसे जा रहा है। तो ये सब ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। फ्लेमिंग का एक लेफ्ट हैंड रूल है, ये आपको मान लीजिए आपको फोर्स निकालना है, तो ये जो आपको उंगली दिख रही है ये बल के लिए है, चुंबकीय क्षेत्र के लिए है, और ये विद्युत धारा के लिए है, ठीक है। तो इन सब छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे। चलिए कुछ बात और हम थोड़े थोड़े देख लेते हैं इसमें, बाकी इसको हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। अब विद्युत धारा का जो है चुंबकीय क्षेत्र का कुछ प्रयोग है, देखिए क्या क्या एप्लीकेशन इसका। विद्युत मोटर में है, ठीक है। विद्युत मोटर में क्या करते हैं, उसमें कुंडली होती है, ठीक है, कॉइल होती है, इसमें आप इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट देने से मैग्नेटिज्म जो है बदल जाता है मैग्नेट में, और यही क्या करता है आपको मोटर को चलाता है। तो विद्युत मोटर हो गया, ध्वनि विस्तार यंत्र हो गया, माइक्रोफोन हो गया, विद्युत मापक यंत्र हो गया, बिजली की घंटी हो गई, डोरबेल, बड़े कारखानों में जो लोहे से भरी सामानों को उठाने के लिए जो विद्युत चुंबक बनाने में ये सब इस्तेमाल होता है। तो ये सब बात का ध्यान रखना। एक जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन होता है, यानी किसी परिवर्तित होती चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक चाल को रखने पर उसमें विद्युत वाहक बल या जो विभवांतर होता है, इसे ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसका जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण को टेस्ला के द्वारा दिया गया था, 1831 में विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज हुई थी, बस ध्यान रखेंगे। और इसी पे जो है आपसे पूछेगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है। जनरली देखिए, एक ऐसा कॉइल हुआ, ठीक है, एक दूसरा आपको ऐसा कॉइल होता है, ठीक है। अभी बिना इसमें बीच में क्या है, निर्वात है, कोई मीडियम नहीं है, इसमें हम लोग करंट देते हैं, तो इसके वजह से इसमें जो है वोल्टेज डेवलप हो जाता है, और इसी को बोलते हैं हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन। इसका खोज कौन किए थे, फैराडे किए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा बस। ट्रांसफार्मर में इस प्रिंसिपल का यूज किया जाता है। डायनेमो, ट्रांसफार्मर, विद्युत जो है जनित्र में, जहाँ विद्युत जनरेटर होता है, यहाँ हम लोग यूज करते हैं। विद्युत मोटर आप सभी को पता ही होगा, विद्युत मोटर क्या करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट आप देते हैं, चुंबक में चेंज होता है, और आपका फिर वहाँ पे टॉर्क डेवलप होता है, टॉर्क डेवलप होने से आपको मोटर जो है मूव करता है, और विद्युत ऊर्जा यांत्रिक में बदल जाता है। डायनेमो का काम क्या है, तो डायनेमो का काम क्या होता है, ये आपको यांत्रिक को विद्युत में बदलता है। जैसे आप एग्जाम्पल देखें, हमने बताया था साइकिल के एग्जाम्पल। ये ऊर्जा परिवर्तन डिवाइस है, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है डायनेमो क्या काम करता है, तो यांत्रिक को विद्युत में बदलने में। मोटर क्या करता है, तो विद्युत को यांत्रिक में बदलने में। बैटरी क्या करता है, रासायनिक को विद्युत में डेवलप करने के लिए। बल्ब, CFL, LED ये सब क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदलने के लिए। हीटर बल्ब वगैरह विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलने के लिए इस्तेमाल होता है। अभी देखिए डोमेस्टिक जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है, इसमें कुछ ये बोर्ड है आपका दिया हुआ, तो ये जो ऊपर आपको दिख रहा है बड़ा सा, ठीक है, ये बड़ा सा जो दिख रहा है ये अर्थिंग का है, हरा तार इस्तेमाल होता है। ये मेन का है, आपको लाल तार इस्तेमाल जनरली करते हैं, और ये अभी जरूरी नहीं है कि आप लाल, हरा और यही खरीद के लाए तभी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक जनरल कोडिंग किया गया है कि कोई भी व्यक्ति समझे। ये न्यूट्रल के लिए जो काला इस्तेमाल किया, हम न्यूट्रल के इस्तेमाल किए हैं। देखिए विद्युत जो है कभी भी क्लोज परिपथ में ही मूव करेगी, ये बात ध्यान देंगे, ओपन में नहीं मूव करेगी, ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। 15 एम्पियर विद्युत अनुनादक करंट रेटिंग के बारे में बात करें तो इसका प्रयोग उच्च शक्ति वाले विद्युत उपकरणों जैसे गीजर, हीटर, AC, ये सब में हम लोग 15 एम्पियर तक रेटिंग का यूज करते हैं। 5 एम्पियर का हम लोग बल्ब वगैरह में यूज करते हैं। घरेलू वायरिंग वगैरह के बारे में दिया है कि विद्युतीय आवरण वाले ऋणात्मक के लिए काले विद्युतीय आवरण वाले प्रयोग करते हैं। चुंबकत्व तो आपको पता ही है, पदार्थ का एक विशिष्ट गुण होता है जिसके कारण वह लौह पदार्थों का आकर्षित करता है, इसे हम क्या कहते हैं, चुंबकत्व कहते हैं। अब तो एक होता है नेचुरल मैग्नेट होता है, और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट हम आपको बताए ही थे, इलेक्ट्रोमैग्नेट हम किसको बोलते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट किसको बोलते हैं, जो करंट की वजह से जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाए उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं, ठीक है। बाकी देखिए ये आपको मैग्नेट का एक इमेज दिया है, एक छड़, एक नाल चुंबक जो है इमेज दिया हुआ है। चलिए, हमने बताया था कितनी भी पार्ट में कट कर दे आपको नॉर्थ साउथ पोल ही दिखेगा, ठीक है। आर्टिफिशियल मैग्नेट हम लोग कैसे बनाते हैं, तो नर्म लोहा या इस्पात को जो है गर्म करके हम लोग बनाते हैं, ठीक है, आप प्रयोग करके देख सकते हैं। इसका उदाहरण जो है एग्जाम्पल क्या है, लाउड स्पीकर, कंपास, सुई, गैल्वेनोमीटर में हम लोग अस्थाई चुंबक स्टील के ही बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे चुंबक का कुछ प्रयोग है, इसे दिशा सूचक यंत्र में करते हैं, टेप रिकॉर्डर वगैरह में किया जाता है। कंप्यूटर के क्षेत्र में चुंबकीय मेमोरी के लिए ATM कार्ड में आपको लगा रहता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इस सब में प्रयोग होता है।
विद्युत पट्टी उसमें लगी रहती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट आपको पहले ही हमने बता दिया था कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, लोहा, निकेल, कोबाल्ट ये सबको लेके और इलेक्ट्रोमैग्नेट डेवलप करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो है हम लोग आपको दिखाए थे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड देखे तो वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, ठीक है। और ये जो है आपका चुंबक का प्रभाव का अनुभव कराता है कि चुंबक का इफेक्ट कहाँ तक। अब देखे होंगे जो भी मैग्नेट आप लेते होंगे उसका एक जो है क्या होता है, फील्ड होता है। इससे बाहर आप किसी अब यहाँ पे आप कील लेके आ रहे हैं तो इसको आकर्षित कर लेगा, लेकिन यहाँ पर रख रहे हैं तो इस मैग्नेट का जो है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है चुंबक की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि होता है। इसका यूनिट जो है तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर या वेबर होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का यूनिट याद रखेंगे, वेबर होता है। सीजीएस मात्रक इसका गॉस होता है। एक गॉस जो है 10⁻⁻⁴ टेस्ला के बराबर होता है। तो ये सब छोटी छोटी बातें याद रखेंगे। चलिए हम लोग चैप्टर जो है समाप्ति के कगार पे हैं। कुछ और छोटे छोटे बात देख लेते हैं। ये जो चुंबकत्व पदार्थ होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं जनरली, एक मैग्नेटिक और एक नॉन मैग्नेटिक। अब देखिए, जिसमें चुंबकीय गुण होगा वो मैग्नेटिक हो गया, जिसमें नहीं होगा वो गैर चुंबकीय हो गया। पैरामैग्नेटिक क्या होता है, तो वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में क्षीण चुंबकीय प्राप्त कर लेते हैं। फिर आपको फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, ऐसे पदार्थ चुंबकों को आकर्षित किया जाता है, उन्हें चुंबकित किया जाता है, तो लौह चुंबकीय पदार्थ कहे जाते हैं। तो ये सब आपको कुछ एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे इसको। चलिए अब हम पॉइंटर की तरफ आते हैं और सीधे हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि आपका टारगेट क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करना। हमने बेसिक कुछ बातें आपको बता दी जिससे आपका काम हो जाएगा। कॉस्मिक किरण कैसी होती है, एक आवेशित किरण होती है। विद्युत आवेश का मात्रक हमने देखा था, आवेश का मात्रक जो है क्या होता था, कूलम। आवेश एक अदिश राशि है। आवेश की क्रिया में इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण होता है। आवेशों के लिए ऋणात्मक धनात्मक पदों का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रैंकलिन ने किया था। पॉजिटिव निगेटिव चार्ज के बारे में वही बताए थे। धातुओं में विद्युत चालन की क्रिया मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। सबसे अच्छी चालक जो होती है वो चांदी होती है। अब देखिए क्वेश्चन है, यदि 100 वाट का जो बिजली का बल्ब 10 घंटे तक जले तो खपत कितनी होगी। सिंपल सा बात है, आपको पावर निकालना है। 100 वाट का बल्ब है, ठीक है, देखिए यहाँ पे पावर निकालना है। 100 वाट का बल्ब है, 10 घंटों तक चल रहा है, तो कितना हो गया, 1000 वाट आवर, ठीक है। और 1000 वाट आवर को हम लोग 1 किलो वाट आवर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 किलो वाट आवर जो है 1 यूनिट के बराबर होता है। तो ऑप्शन में जो भी हो, अगर 1000 वाट आवर है तभी भी सही है, 1 किलो वाट आवर है सही है तभी भी, 1 यूनिट है तभी सही है, तीनों बात सेम ही है। आप ऑप्शन देख लेंगे। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे ही। नेक्स्ट देखिए, विद्युत आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। विद्युत विभव का SI मात्रक जूल पर कूलम होता है, दिखाएं थे हम। फिर तड़ी चालक बनाने का तब जो तांबा कॉपर धातु का प्रयोग हम लोग करते हैं। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा किस में बदलता है, विद्युत में बदलता है। बल्ब में फिलामेंट के रूप में टंगस्टन का उपयोग करते हैं। AC और डिश धारा को बदलने के लिए रेक्टिफायर, अब देखिए AC को बदलना है DC में रेक्टिफायर, DC को बदलना है AC में इन्वर्टर, हमने बताया ही था। सुरक्षा फ्यूज में समांतर टीन और शीशे का मिश्र धातु लगाते हैं, टीन और शीशे का लगाते हैं। मेरा टारगेट है कम से कम टाइम में फिनिश करना, तो हो सकता है कहीं कहीं मेरा टंग जो है स्लिप कर जाए इधर उधर, तो इसको एडजस्ट कर लेंगे। क्या होती है, कभी कभी जो है दिमाग जो है आगे की घटनाओं जो है पहले आने लगती है, तो ऐसे जो है कभी कभी हो जाता है। बाकी क्लासरूम वगैरह में काफ़ी आराम से जो है एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया जाता है, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं आती है जनरली ठोस अवस्था में। और ये वीडियो एडिटेड नहीं होती है, तो इसीलिए आप इसे ध्यान देंगे और इग्नोर करेंगे। कंसेप्ट ले, क्वेश्चन बनाए और एग्जाम में सिलेक्शन पाए। ठोस अवस्था में जो है विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले अधातु कौन होता है, ग्रेफाइट। तड़ित से वृक्ष में आग विद्युत ऊर्जा के कारण ही लगती है। कुछ पॉइंट और है जो हमने अभी देखा था। थर्मोस्टेट का प्रयोजन जो है तापमान को स्थिर रखने में होता है। विद्युत प्रतिरोधकता या विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक अपने ओम मीटर ध्यान रखिएगा। अच्छा, हेनरी जो है इलेक्ट्रिक इंडक्शन का इकाई होता है। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर ध्यान दीजिएगा, सेमीकंडक्टर की बात कर रहा है। सेमीकंडक्टर में यदि आप क्या करेंगे, गर्म करेंगे, इसको टेम्परेचर देंगे, तो इसका चालकता क्या होगा, घटेगा, जबकि कंडक्टर में उल्टा हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर का योग धारा को पता लगाने में करते हैं, ये छोटी धारा को पता लगाता है। वैद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तो तब 30% ऊष्मा की हानि होती है। कह रहे कोई भी विद्युत ऊर्जा जब गति में परिवर्तित होती है 30% ऊर्जा का हानि हो जाती है।
जनरली देखिए पूरे दुनिया में एक ही चीज़ होता है, केवल ऊर्जा का ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरे जगह, और कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब ये 100% इफिशिएंट नहीं होता है। अति चालक का प्रतिरोध लगभग 0 होता है। ठीक है, ऐसे इस टाइप का कोई मटेरियल एग्जिस्ट नहीं करता है। देखिए आइडियल मटेरियल में एग्जिस्ट जो है पूरे वर्ल्ड में, मैं बात करूँ तो आइडियल इज नथिंग। आइडियल कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, आइडियल कुछ नहीं होता है। आइडियल केवल इमेजिनेशन में होता है कि जो हमें सुपर कंडक्टर मिला है, यानी प्रतिरोध बिल्कुल शून्य, थोड़ा ना थोड़ा जो है लॉस होगा ही। तो आइडियल सिस्टम आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, चाहे वो कोई मशीन हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो। केवल इमेजिनेशन में आइडियल का हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। बिजली की खपत जो है वाट पर आधारित होती है। ऑक्सीजन जो है अनुचुंबकीय होती है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताने वाला यंत्र जो है धारामापी गैल्वेनोमीटर है। ओम का नियम केवल जो है धात्विक चालकों के लिए सत्य है। केवल जो धात्विक चालक है वहीं आपका ओम का नियम लगेगा। वो भी आपको एक और कंडीशन ध्यान रखेंगे, टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट होना चाहिए, बट इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप कर लेंगे। अति चालक बनाने के लिए सीसा और पारा का हम लोग उपयोग करते हैं, उसके मिश्र धातु का उपयोग करते हैं। विद्युत धारा का मान जो है चार्ज अपन समय पर निर्भर करता है, आपने देखा ही था। Q बराबर था आपका IT, तो I बराबर यहाँ से निकालेंगे तो Q/T हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। किसी चालक का तार प्रतिरोध का तापमान बढ़ाने से बढ़ता है, किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध घटता है। ये सब पॉइंट डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि चालक के तार का प्रतिरोध बढ़ाने पर तापमान क्या होगा। तो चालक है, कंडक्टर है, कंडक्टर की बात कर रहा है, तापमान बढ़ाइएगा प्रतिरोध बढ़ेगा। अब ये बात थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, ये समझ में आ जाएगा। याद रखिएगा तो आखिर कितना याद रखिएगा, क्वेश्चन है ये। देखिए एक कोई क्लासरूम है मान लीजिए, ठीक है, इसमें मान लेते हैं 500 बच्चे जो है बैठे हुए हैं क्लासरूम में। एक टीचर यहाँ पे कोई भी है जो बोर्ड पे अपना कोई सब्जेक्ट जो है टीच कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। अब इस कमरे में जो है दुर्भाग्यवश जो है इन आउट के लिए एक ही दरवाज़ा है यहाँ पे। ठीक है, एक ही दरवाज़ा है कमरे में जहाँ से इन आउट किया जा सकता है। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई आकस्मिक घटना हो जाए, यानी जैसे सांप ही आ गया है, कुछ हो गया। अब सारे लड़के क्या करेंगे, कोशिश करेंगे यहाँ से एक ही बार इस दरवाजे से निकलने का, और इस क्रम में क्या होगा, सारे एक दूसरे से टकराएंगे और निकल कोई जल्दी नहीं पाएगा। एक आध लोग निकलेंगे, फिर टकराहट ज़्यादा होगी। यानी चालक में क्या होता है, आपको प्रतिरोध जो है तापमान बढ़ाने पे प्रतिरोध बढ़ जाता है। यहाँ पे क्या होगा, एक दूसरे से लोग टकराएंगे, जबकि अर्धचालक में गर्म करने पे प्रतिरोध घटता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ऐसे लॉजिक से इस बातों को ध्यान में रखेंगे, नहीं तो यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको क्रिएट होते रहेगा। अर्धचालक में गर्म करने पर प्रतिरोध घटता है। विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव फ्यूज का सिद्धांत है। फ्यूज किस सिद्धांत पर काम करता है, तो फ्यूज जो है हाई करंट जाएगा, गल जाएगा, तो इसमें सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम धातु का उपयोग किया जाता है, और विद्युत अपघटन के लिए नियम फैराडे ने दिया। अब आइए कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन जो है यहाँ पे बिहार पीसीएस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं सेपरेट। इसके बाद जो हम लोग देखेंगे आपको प्रीवियस ईयर जो है अन्य एग्जामों में जो आया हुआ है वहाँ से कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से देखिए इस चैप्टर से जो आपको क्वेश्चन क्या क्या आते हैं। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन आया यहाँ पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, पहला तो बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर ही लेंगे। लेकिन दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है आपको, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में, एक सेकंड, आपको स्क्रीन कहीं नहीं विजुअल हो पा रहा होगा। मांसपेशियों में दर्द के उपचार के लिए उपयोग हम लोग क्या करते हैं, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, यूवी किरण, एक्स किरण। तो ये देखिए मांसपेशियों के उपचार के लिए हम लोग इंफ्रारेड का उपयोग करते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। अब ये देखिए दो समानांतर प्रतिरोध वाला सर्किट का कुल प्रतिरोध का मान दिया है, एक प्रतिरोध का वैल्यू दिया है, दूसरा का निकालना है। आपको फॉर्मूला मैंने बताया था 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब देखिए यहाँ पे आपको R का वैल्यू दिया है टोटल, R1 का वैल्यू दिया है, और आपको R2 निकालना है। तो देखिए यहाँ पे दो जो है वैल्यू दिए हैं, तीसरा निकालना है, तो आप इजीली यहाँ से निकाल सकते हैं R2 का वैल्यू। इसको कैलकुलेट करेंगे, आपका R2 का वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से R2 का वैल्यू आप देखेंगे जो भी आएगा, ठीक है, तो आप यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है,
बाकी चलिए इसको मैं कैलकुलेट कर ही देता हूँ, आपको बता देता हूँ एक्चुअली कैलकुलेशन करना कैसे है। कुछ लोग को लगेगा कि मैं स्किप कर रहा हूँ। देखिए मैं फार्मूला क्या बताया था, 1/r इक्वल टू, ये आर इक्विवेलेंट है, टोटल है 1/r1 प्लस 1/r2। चलिए तो ये हो जाएगा नीचे r1 इंटू r2 और ऊपर हो जाएगा ये r2 प्लस r1। सिंप्लीफाई करते हैं और तो ये हो गया आर इक्विवेलेंट। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या दिया हुआ है, इसको पुट करें यहाँ पे। आपको जो है टोटल आर का वैल्यू दिया है और एक प्रतिरोध का मान 2 दिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है आपको, टोटल का वैल्यू 1.403 दिया है और यहाँ पे मान लीजिए R2 आपको पता नहीं है, R2 प्लस R1 का वैल्यू यहाँ पे दिया है 2, यहाँ भी क्या हो जाएगा 2R2। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें आप, ठीक है, और फिर सॉल्व करें तो यहाँ पे यदि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपको R2, ये हो जाएगा 2360248.2 इक्वल टू हो जाएगा आपका R2 प्लस 2। ठीक है, अब जो है R2 को जो है एक साइड ले लें। चलिए मैं ऊपर यहाँ पे कर देता हूँ, देखें तो यहाँ पे R2 2.806 में से R2 अगर माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, R2 1.806 डिवाइड इक्वल टू 2। तो यहाँ से R2 क्या निकल जाए आपका 2 डिवाइड 1.806। ठीक है, अब इससे क्या करना है आपको, डिवाइड करना है। आप डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए 1.806 है, ये 2 है, यानी वैल्यू जो है एक से थोड़ा ज़्यादा आएगा। अब ऑप्शन में देखें आप, ठीक है, तो ऑप्शन में जो है एक से ज़्यादा वैल्यू एक ही दिख रहा है आपको। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्टली यहाँ से टिक कर सकते हैं। ठीक है, और ये किलो ओम में था तो किलो ओम में ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गर्म करने पे एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, अभी हमने देखा था। अगर ये चालक होता तो प्रतिरोध क्या होता, बढ़ जाता। अर्धचालक है तो क्या होगा, आपका प्रतिरोध यहाँ पे घट जाएगा। नेक्स्ट है फैराडे जो है स्थिरांक क्या होता है। देखिए तो फैराडे स्थिरांक आपका क्या होता है, एक स्थिरांक होता है, एक कांस्टेंट होता है, सार्वभौमिक स्थिरांक होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग क्या होता है, तो हमने आपको बताया था कि जो आपका वेग होता है प्रकाश का, वही लगभग विद्युत चुंबकीय तरंग का। तो प्रकाश का वेग 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, तो ये भी वही बन जाएगा आपका। तो देखिए ऐसे आपको छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। लेक्चर को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें लोगों में, और सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारा भी उत्साह बना रहे, क्योंकि हमारा लेक्चर बनाने का पर्पस यही है कि आप अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें। और यदि आपको कोई डाउट होता है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप लोग इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख देंगे। यदि मैक्सिमम लोगों का डाउट क्रिएट होता हो किसी भी कंसेप्ट को लेके या किसी क्वेश्चन को लेके, तो वो लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं सारे लोगों को डाउट ऐड करके एक वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूंगा। क्योंकि ये लाइव क्लास है नहीं तो आपका डाउट तो ही अभी क्लियर हो जाता। चलिए, तो विद्युत मोटर में क्या होता है, मोटर में आपको क्या होता था, मोटर में हम लोग क्या देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, और इससे क्या करता है, मोटर चलने लगता है। यानी विद्युत ऊर्जा को किस में बदलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा में। आपका ऑप्शन सी हो गया। कॉस्मिक किरण क्या होती है, तो ये एक आवेशित कण होती है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सा धातु उपयोग करते हैं हम लोग। अब विद्युत क्या करना है, उत्पन्न करना है, यानी जनरेट करना है, यानी जनरेशन की बात कर रहा है। तो जनरेशन की जगह पे आप लोहा का इस्तेमाल करते हैं, नहीं, तांबा नहीं, एल्युमिनियम हम लोग इस्तेमाल करते हैं विद्युत के लिए। तो हम लोग कोयला इस्तेमाल करते हैं जनरली। थर्मल पावर प्लांट यूरेनियम इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन में यूरेनियम है। यदि कोयला रहता तब भी आप देख लेते। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब वैद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होता है तब क्या होता है, वैद्युत ऊर्जा जब गति में परिवर्तित हो तो 30% जो है ऊर्जा का लगभग हानि हो जाता है। अभी हमने देखा था। इफेक्चुअल है, आमतौर पे जो सुरक्षा फ्यूज लगाते हैं तो ये किस पदार्थ का बना होता है, जनरल पूछ रहा है। ऐसे सुरक्षा फ्यूज जो है आप अलग अलग लगा सकते हैं। तो जनरल जो है टीन और सीसा का मिश्र धातु होता है। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्ब को फिलामेंट के रूप में लगी होती है। तो जो बल्ब होता है तो इसमें फिलामेंट के रूप में कौन सा जो है मटेरियल लगा होता है, ये होता है टंगस्टन। फ्यूज का सिद्धांत किस पे आधारित है, तो फ्यूज का सिद्धांत आपका आधारित था विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पे। चलिए और देखते हैं कुछ क्वेश्चन और है यहाँ पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13।
100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे तक जले तो बिजली कितना खर्च होगा। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जब भी आपको पावर निकालना रहे तो आप V × I कर दें, ठीक है, आपका आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ से देखिए 100 × 10 ये 1000 हो गया, लेकिन ये क्या है, वाट है, तो ये क्या हो गया, वाट आवर हो गया। इसे किलोवाट में बदलेंगे तो 1 हो गया, 1 किलोवाट। यूनिट में बदलेंगे तो 1 यूनिट हो जाएगा, ऑप्शन देखिए 1 यूनिट यहाँ पे है। बिजली का खपत बिल किसके मापन पे आधारित है, तो बिजली का जो खपत बिल होता है ये आपको वाट पे आधारित होता है। वैद्युत ऊर्जा पैदा की जा सकती है कहाँ से, लोहा से, एल्युमिनियम से, तो यूरेनियम से कर सकते हैं। पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करती है, पंखा जो है आपका वोल्टेज पे, वायु पे, पंखे के एल्युमिनियम पे, पंखे के लोहा पे, तो वोल्टेज पे डिपेंड करती है। ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जा सकता है, यानी विद्युत संचरण की बात किया जा रहा है, तो किसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करते हैं तो ऊष्मा की हानि क्या हो, कम हो। तो ये सब जो है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। आइए कुछ क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं, फिर हम लोग इस लेक्चर का एंड करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट एग्जाम में, ये तो बीपीएससी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। तो हमने जो है सारे लेक्चर जो है आपको बाई कंसेप्ट कवर किया है, सॉरी। तो आप लोग कोशिश करेंगे कि सारे को जो है बिल्कुल एक प्रॉपर मैनर, प्रॉपर वे में देखें। सारे लेक्चर को जो है, अगर आपको मान लीजिए कि मैकेनिक्स में प्रॉब्लम है या आपको इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको हमने बताया कि कमेंट बॉक्स में है जो उसी वीडियो के नीचे अपना आप कमेंट डाल दें, कमेंट बॉक्स के नीचे अपना कमेंट डाल दें। मैं सारे लोग को कमेंट करके और पूरा एक मिसलेनियस जो है जितने भी चैप्टर हैं सारा का जो मैं तैयार करूँगा। और किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, आपका किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं, बस सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए, चैप्टर से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं, तो इस बात का ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। बाकी जो है लेक्चर को मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि यहाँ पे जो है मेरा टारगेट है आपको सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज जो है आपके जो है सारे सब्जेक्ट को कराना। इससे आगे भी कुछ जो है इन फ्यूचर हो सकता है कुछ लोग जुड़े, अभी तो वन मैन आर्मी का काम मुझे ही करना है, तो मैं ही अभी सारा सब्जेक्ट यहाँ पे देखूँगा आपको। चलिए तो हम लोग देखते हैं, ये आपको विद्युत धारा के बारे में, ये है 96 पेज पे आते हैं। ये घटना चक्र एक बुक है, सभी को पता होगा। अब मेरा ये बुक लेने का पर्पस यही है कि आपको जो है स्टैंडर्ड क्वेश्चन को दिखाना है, कहीं से किसी क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर दूं और बता दूं कि नहीं देखो मैं काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे आपको पढ़ाया हूँ। तो देखिए, अगर किसी को देखना है आपको, स्पेशली मैं स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ कि आपका जो है पढ़ाई जो है सही वे में हो रहा है कि नहीं, ठीक है, आप जो तैयारी करते हैं वो सही वे में हो रहा है कि नहीं। तो आप जब भी कंसेप्ट पढ़ते हैं तो कंसेप्ट पढ़ने के बाद क्या करें, नेक्स्ट स्टेप आपका है क्वेश्चन बनाएं। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन जो है कहाँ से क्वेश्चन हम लोग बनाएं, तो आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहले बनाएं। इससे आपका पता चल जाएगा कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सफिशिएंट है या नहीं है, आप कहीं गलत वे में तो नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले वो कर लें, स्टैंडर्ड कुछ क्वेश्चन को देख लें। और ये तो आपको यूपीएससी का भी क्वेश्चन है इसमें, तो आईएएस हो या कोई भी स्टेट पीसीएस हो, सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम कराते हैं। बाकी जो है टाइम का थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम है कि वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो पा रहा है, तो ऐसा कुछ लोगों का शिकायत हो सकता है कि वीडियो लंबा होगा, बट देखिए कंसेप्ट के साथ जो है यदि क्वेश्चन कवर करना है और ये बड़े बड़े टॉपिक हैं, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा टाइम तो एक्सपेंड करना ही होगा, ठीक है। आप जो है अब फिजिक्स का हो सकता है कि 100 लेक्चर में भी कंप्लीट करें और 10 लेक्चर में, तो 100 और 10 में तो थोड़ा सा डिफरेंस आ ही जाएगा। अब एक एक कंसेप्ट को मैं वहाँ पे 10-10 मिनट जो है डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा जब मैं 100 वीडियो बनाऊँगा। तो यहाँ पे आपको टोटल मिला जुला के टोटल 6-7-8 वीडियो बनेंगे, उससे अधिक वीडियो बनेंगे नहीं। लेकिन आप इतने कम टाइम में इस वीडियो को देख के आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, तो क्यों ना कम एनर्जी खर्च करके मिनिमम इनपुट देके मैक्सिमम आउटपुट लिया जाए। इस पर्पज़ से सीरीज बनाया जा रहा है। बाकी जो है किसी को कोई प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन ही है, आपको जूम कर देते हैं इसको। सिंपल सा क्वेश्चन है, राजस्थान पीसीएस का क्वेश्चन है। एक 100 वाट का बिजली का बल्ब है
10 घंटे तक जलता है, 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत ऊर्जा कितना खर्च होगा। तो देखिए सबसे पहले आप पावर निकाल लीजिए। पावर निकालने का आपको पता है V इंटू आई। भी यहाँ पे क्या दिया हुआ है 100 इंटू टाइम है 10, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपको 1000 वाट आवर आ गया। अब आपको एक क्या दिया है 10 घंटे तक जलता है, तो हमने पावर निकाल लिया। 5 रुपये प्रति यूनिट खर्च करना है। सबसे पहले तो निकाल लें, तो ये कितना हो गया 1 किलोवाट आवर हो गया। और 1 किलोवाट आवर में आपका 1 यूनिट होता है, आप सभी को पता होगा। और 1 यूनिट का खर्च कितना बता रहा है ये 5 रुपया, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा 5 रुपये पे करना पड़ेगा। यदि मान लीजिए 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता और 5 बल्ब जलता, तो आपका खर्च कितना आ जाता। तो 1 का 5 रुपया यहाँ पे आया, तो 5 का 25 आ जाता, ठीक है। तो ऐसे जो है आपको फ्रेम तो वही रहेगा, आपको क्वेश्चन अलग अलग होंगे, तो ऐसे आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेम वैसे ही न्यूमेरिकल है, बीपीएससी का है। 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे तक जलता है, बिजली खर्च कितना होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग किए थे, 1 यूनिट आएगा। सेम वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए 1 किलोवाट जो घंटा का मान कितना होता है, ये जूल में आपको कन्वर्ट करना है। 1 किलोवाट घंटा का मान 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। अब 1 किलोवाट को हम लोग क्या लिखते हैं 1000 जूल पर सेकेंड, और ये आ गया आपको 3600 1 आवर में। तो इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल, ठीक है। यहाँ पे सेकंड से सेकंड क्या होगा कैंसिल हो जाएगा आपको, तो यहाँ पे 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल आ जाएगा। तो ये आंसर आपका बन जाएगा। 1 किलोवाट में जो है 1000 जूल 1000 जूल पर सेकंड होता है, याद रखेंगे। आगे देखें सेम छोटा सा न्यूमेरिकल। अब इसलिए मैं आपको यहाँ पे काफ़ी डेप्थ में नहीं बताया, ठीक है। अब यहाँ पे कंसेप्ट तो बहुत सारे हैं। 100 वाट का एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है, ठीक है। अब देखिए बल्ब कितने का है 100 वाट का है, 4 घंटे तक रखना है, स्विच ऑन रखा जाता है। तो विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या हो जाएगी। अब देखिए पावर क्या हो जाएगा आपका 100 इंटू, तो यहाँ पे 400 वाट आवर आ गया, ठीक है। अब 400 वाट आवर आ गया, तो इसमें पूछ रहा है कि कितनी इकाई में, यूनिट में आपको बताना है। तो आप सभी को पता है कि 1 किलो वाट में जो होता है आपको 1000 वाट आवर होता है, ठीक है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि 1000 वाट आवर में जो है 1 किलो वाट होता है। तो 1 वाट आवर में कितना हो जाएगा 1/1000। तो आपको 400 में कितना हो जाएगा 400 डिवाइड 1000। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये आ गया 0.4 यूनिट। तो आपका आंसर क्या बन गया 0.4। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पे आधारित होता है। अब देखिए बिजली की बिल का खपत हमने देखा था P बराबर क्या है आपका V इंटू V है। देखिए यहाँ पे अभी हमने बिजली का बिल निकाला था, P इक्वल टू क्या किया था यहाँ पे वाट, पावर कितना है, ठीक है, और इंटू टाइम। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या है वोल्टेज, वाटेज, ओम, एम्पियर। तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि आपका क्या हो जाएगा केवल और केवल आंसर वाटेज हो जाएगा। कितने वाट का है आपका इसी पे डिपेंड करता है, और कितने टाइम तक आप यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो टाइम और वाट पे ही डिपेंड करता है। चलिए आगे हम लोग और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें सिंपल सा ही ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, मेरे नज़रिए से छोटे हैं, आपके लिए बड़े हो सकते हैं। जो लोग पहली बार देख रहे होंगे तो इसे सॉल्व करें आप, मैं जैसे बता रहा हूँ आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। 60 वाट का एक बल्ब है, प्रतिदिन 5 घंटे यूज किया जाता है, 30 दिन में कितना यूनिट होगा। सिंपल सा पी यहाँ से हमको निकालना है। सबसे पहले पावर तो निकाल लीजिए कितना आप जो है खर्च कर पा रहे हैं। 60 वाट का बल्ब है, ये वाट है, कभी कभी किलो वाट दे देगा, ध्यान देंगे। 5 घंटे तक यूज करना है, और कितने दिन तक 30 दिनों तक। तो आप देखें 6 5 ये कितना हो गया 30 और 1 0 और इंटू 30, तो ये हो गया आपका 9 पे 000, ठीक है। तो ये क्या आ गया वाट आवर आ गया। आपको निकालना है यहाँ पे यूनिट। तो आपको पता है कि 1 यूनिट में 1 किलो वाट आवर होता है, सॉरी 1000 वाट आवर होता है। तो यहाँ पे 9000 में 9 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो गया 9। आगे देखिए सेम वैसे ही क्वेश्चन है, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। एक सुरंग में 1000 वाट की क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं। तो विद्युत खर्च निकाल दीजिए, तो क्या दिक्कत है इसमें। 100 में आप मल्टीप्लाई कीजिए 20 से,
5 बल्ब है तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो देखिए कितना आ गया 10, और इस पर 000, तो ये देखिए यहाँ पूछ रहा है कितना यूनिट, तो ये आपको 10 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, एक मकान में जो है 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, तो कौन सा कथन सही है। देखिए आप, मकान में जो है 2 बल्ब लगा है, मान लीजिए एक आपका कोई मकान है, यहाँ पे एक बल्ब लगा है, नेक्स्ट जो है एक और बल्ब लगा है, यहाँ बताया जा रहा है आपको कि उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है। देखिए प्रकाश कौन दे रहा है, ये बल्ब मान लीजिए ए है, ये बल्ब ए है, ये बल्ब बी है, ये ज़्यादा प्रकाश दे रहा है, ये अधिक दे रहा है, अधिक, तो कंडीशन कौन सा सही होगा। रेजिस्टेंस के ऊपर पूछ रहा है, हमने बताया था P बराबर क्या होता है आपका V²/R, यानी जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा उसका पावर सबसे कम। ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम उसका पावर सबसे ज़्यादा। देखिए प्रदीप्ति रेजिस्टेंस पर निर्भर नहीं करता है, तो पहला तो ये गलत हो गया। दोनों बल्बों में रेजिस्टेंस समान है, गलत। अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है, अब ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। कम प्रकाश वाले में रेजिस्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि रेजिस्टेंस जिसमें ज़्यादा होगा उसी में क्या होगा, आपको पावर उसका कम होगा। कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। अब आर ज़्यादा होगा तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि भाई प्रदीप्ति जो है चमक कैसे ज़्यादा होगा। देखिए P बराबर होता है आपको V/I, ठीक है, V बराबर होता है आपको I/R/I, तो ये हो गया आपको I² R, यानी R जितना ज़्यादा आपको ये उष्मा उतना ज़्यादा, और उष्मा जितना ज़्यादा चमक उतना ज़्यादा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। छोटा सा और क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखिए 220 वोल्ट जनरेटर में एक जो बल्ब जुड़ा हुआ है, इसका धारा इतना है, तो बल्ब का शक्ति बताना है। अब देखिए एक जनरेटर है, हमको पता नहीं, ठीक है, ये पता है कि 220 वोल्ट का है, कि इसमें एक बल्ब जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक बल्ब है। अब इसमें बता रहा है आपको कि इसमें धारा जो कितनी जा रही है, ये जा रही है 0.5 एम्पियर। ठीक है, धारा जा रही है 0.5 एम्पियर, और यहाँ पे देखिए आप ये 220 वोल्ट है। ठीक है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, बल्ब की शक्ति यानी P आपको निकालना है। देखिए P आपको क्या पता है, इसका टोटल शक्ति पता है, तो आप निकाल सकते हैं इजीली, W/T हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को पता है। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी है। W बराबर VIT होता है, यानी VI होता है, यानी ओवरऑल जो है आपको P बराबर निकालना है, तो यहाँ V पता ही है, I पता ही है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, हम बार बार इसी क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो 220 में 0.5 से कीजिएगा, 110 वाट का आपका पावर आ जाएगा। सेम यही क्वेश्चन है, हमने सॉल्व किया था इसको BPSC में, कि ये आपको कुल प्रतिरोध दिया है, एक का दिया है, दूसरा निकालना है। तो इसका आंसर कितना आया था, देखिए R2 का वैल्यू यहाँ पे 4.7 आया था। मेरा कुछ गलत आ गया था क्या, ओके ठीक है, अभी हम लोग इसको सॉल्व करके आपको बता देते हैं। देखिए अच्छा देखते हैं, मैं शायद इसका ऑप्शन ये बताया था आपको। ठीक है, कैलकुलेशन मैं पूरा किया नहीं था, ऐसे मैं इसको, चलिए अभी कैलकुलेशन कर देता हूँ फिर एक बार। यहाँ पे क्या था, 1/R इक्विवेलेंट था 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, बाकी फार्मूला आपका सही है। तो ये ओवरऑल आपका फार्मूला क्या बना हुआ था, ठीक है, फार्मूला जो आपका बना था, R इक्विवेलेंट बना था R2 प्लस R1 डिवाइड R1 इंटू R2। अब देखिए R इक्विवेलेंट आपको पता है कितना, 1.403, और ये अच्छा यहाँ पे एक इशू है। ठीक है, देखिए एक मिस्टेक हो गया था मेरे से, यहाँ पे 1/R का फार्मूला था ये, ठीक है, R इक्विवेलेंट का, तो ये था आपका आ गया था। देखिए मैं इसको पूरा डिफाइन ही कर देता हूँ। ठीक है, तो एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी वहाँ पे, उसको सुधार लेंगे। 1/R इक्विवेलेंट जो है ये आपका होता है 1/R1 प्लस 1/R2। इसको सॉल्व यदि करेंगे आप तो R2 प्लस R1 आ जाएगा ऊपर, और नीचे हो गया R1 इंटू R2। अब देखिए इसको यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये R1 इंटू R2 ऊपर चला जाएगा, ये R2 प्लस R1 नीचे आ जाएगा,
और ये आर इक्विवेलेंट जो है यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका बना। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, R1 का वैल्यू हमें पता है 2 दिया है, R2 का वैल्यू हमें निकालना है। यहाँ से हमें आर इक्विवेलेंट भी पता है कितना है 1.403। अब देखिए 2, यहाँ पे R2 का वैल्यू आपको निकालना है, R1 का वैल्यू पता है, तो ये हो गया 2 + R2। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर निकल जाएगा यहाँ से। तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो 2 × 6 0 हो गया, 2 × 4 = 8 हो गया, और 2 × 1 2 हो गया, प्लस जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.403 R2 इक्वल टू आ जाएगा 2 R2। ये R2 को एक साइड कर लें। ठीक है, तो ये 2 R2 में से ये आपको 2 में से 1.403 माइनस करना है आपको। ये देखिए 7 हो गया, ये 9 हो गया, ये आपको 5 हो गया, यानी पॉइंट जो है 597 आ गया। ठीक है, ओके, तो आपको हो गया, मैं चलिए ऊपर ऑफ कर देता हूँ, ये आ गया 0.597 इक्वल टू आ गया आपको 2.806। ये R2 है, तो यहाँ से आपको R2 निकल जाएगा 2.806 डिवाइड 0.597। तो यहाँ देखिए लगभग ये हाफ है, ये लगभग 2 है, तो 4 के करीब में जो भी होगा आंसर होगा वो बनेगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये 4.7 किलो में आपका आंसर हो जाएगा। तो वहाँ पे मेरे से मिस्टेक यही हुआ था कि मैं क्या किया था, आपको ये R जो है इसको एक्सचेंज नहीं किया था और डायरेक्ट जो हम R2 + R1 इंटू R2 यूज कर दिया था, तो आपका ऑप्शन ए आ गया था। ठीक है, तो ये मिस्टेक हुआ था एक, और ये बड़ा मिस्टेक है। ठीक है, तो इस बात पे ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, अब देखिए एक्चुअली क्या है, यहाँ पे तो आंसर आपके क्वेश्चन में लगभग लिखा ही रहता है। ठीक है, फिर भी मेरा ध्यान जो है सबसे पहले मैं देखता हूँ कि क्वेश्चन को जो है अप्रोच कैसे करें, सॉल्व कैसे करें। चलिए, तो उसको सुधार लेंगे आप लोग। ये बीपीएससी का क्वेश्चन था, तो बीपीएससी का अभी क्वेश्चन थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे, वहाँ पे इसको सुधार लेंगे। बाकी कोई कहीं एरर होता है तो आप लोग कमेंट में लिख देंगे, हो सकता है। हमने कुछ देर पहले ही आपको डिस्कस किया था कि कोई भी जो आइडियल एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, नथिंग इज आइडियल। ठीक है, आइडियल कहाँ एग्जिस्ट करता है, केवल इमेजिनेशन में। ठीक है, तो मिस्टेक्स हो सकता है, बट कंसेप्ट आपका सही होना चाहिए, वहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक था। ठीक है, एक मकान में 2 बल्ब में एक दूसरे से अधिक चमकदार हैं, इन दोनों में किस बल्ब में उच्चतर अवरोधक होगा, यानी प्रतिरोध की बात कर रहा है। अब देखिए क्या बता रहा है कि 2 बल्ब में से एक दूसरे से, यानी पहला बल्ब है ये दूसरे से ज़्यादा क्या है, चमकता है। ठीक है, तो प्रतिरोध किसका ज़्यादा होगा, तो अभी हमने बताया था कि प्रतिरोध किसका ज़्यादा होगा। ठीक है, P जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके था, ठीक है, R के। R जिसमें सबसे ज़्यादा, पावर उसमें सबसे कम। तो यहाँ पे देखिए मंद रोशनी वाला बल्ब जो है इसका प्रतिरोध जो है ज़्यादा होगा। ठीक है, आगे चलिए बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए P = V²/R। P जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अर्थ, अधिक अवरोध वाला बल्ब जो है कम विद्युत ऊर्जा क्षय करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चन और है। 2 एक जैसे बल्ब में किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी। अब बता रहे हैं 2 बल्ब है, आपको कैसे जोड़े, श्रेणी में जोड़ें या पैरेलल में जोड़ें। ठीक है, सीरीज में जोड़े या पैरेलल में जोड़े, यही आपसे पूछा जा रहा है। पहला लिखा है कि दोनों श्रेणी में जोड़ दें, दोनों समानांतर में जोड़ दें, एक में अधिक, बी में है 2 में अधिक, 3 है एक और दोनों में समान। तो आपसे यहाँ क्या पूछ रहा है, अधिक रोशनी किस में मिलेगी। तो देखिए दोनों श्रेणी में जुड़े हों चाहे दोनों पैरेलल में जुड़े हों, ठीक है, आपको जो है दोनों केस में क्या होगा, यहाँ पे अलग अलग जो है वैल्यू आएगा। अब ये क्या बता रहा है, जैसे देखिए एक बार हम बल्ब को क्या करते हैं, श्रेणी में जोड़ देते हैं। ठीक है, 2 बल्ब हो गए, ये दोनों श्रेणी में जुड़ गए। चलिए इसको हम थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। देखिए पहला बल्ब है ये आपको दूसरा बल्ब है। ठीक है, ये जो है श्रेणी में हम लोग जोड़ दिए, पहला केस। दूसरा केस देखिए हम पैरेलल में जोड़ देते हैं, समानांतर। समानांतर कैसे जुटेगा, पहला बल्ब ऐसे हो गया आपको,
और दूसरा बल्ब ऐसे हो गया। अब जो है ये कहीं से आपको कोई सोर्स मिल रहा होगा, यहाँ भी हमें एनर्जी सोर्स कोई होगा। अब आपसे यही पूछा जा रहा है कि ये केस पहला है, ये केस सेकंड है, समानांतर वाला। ये बल्ब है आपका, ठीक है। तो पूछ रहा है कि अधिक रोशनी आपको पाना है तो किस केस में मिलेगा। तो देखिए पहले वाले में देखिएगा तो वोल्टेज जो है दोनों के पैरेलल जो है यहाँ पे करंट तो दोनों के लिए सेम ही होगा, ठीक है। और आपको P जो होता है वो पता होना चाहिए, V² होता है। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट केस में जो है वोल्टेज दोनों के लंग अलग अलग होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या है, सेम ही है मान लीजिए, लेकिन वोल्टेज अलग अलग है, ठीक है। तो वोल्टेज कम होगा तो पावर कम होगा, रोशनी कम देगी। दूसरे केस में देखिए ये पैरेलल में वोल्टेज है, तो इसलिए ये बल्ब पहला है, इसके पैरेलल भी इतना ही वोल्टेज होगा और इसके पैरेलल भी इतना ही वोल्टेज होगा, ठीक है। तो इसलिए जो है आपको दो में जो है समानांतर जोड़ने पे आपको अधिक रोशनी मिलेगी, ध्यान रखेंगे इस बात का। डायनेमो क्या काम करता है तो आपको पता ही है, डायनेमो क्या करता है, ऊर्जा का परिवर्तन करता है। ऊर्जा का कैसा परिवर्तन करता है, ये डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक को जो है आपको ये विद्युत में बदलता है, ये यांत्रिक को विद्युत में बदलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन है, बिल्कुल आपसे हो जाएंगे, आप लोग सारे लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। कुछ क्वेश्चन और हम सॉल्व कर देते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण आधारित है किस युक्ति पे, तो ये विभव, ये आप देखिए धारा मापी दिया है पहला, विभव मापी, डायनेमो, विद्युत मोटर। देखिए डायनेमो जो है विद्युत चुंबकीय पर आधारित है, विद्युत मोटर भी, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, कॉयल होता है, आपको इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है और मैग्नेटिज्म डेवलप होता है, टर्क डेवलप होता है। और ये डायनेमो क्या करता है तो आपको पता ही है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में, डायनेमो क्या करता है, सेम क्वेश्चन वही है, डायनेमो का काम सेम क्वेश्चन। टरबाइन और डायनेमो में विद्युत बिजली प्राप्त करने के लिए किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, टरबाइन और डायनेमो में, तो आपको पता ही है टरबाइन डायनेमो में हम क्या करते हैं, ठीक है। पूछ रहा है कि किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो आपको पता ही है मैकेनिकल ऊर्जा होता है या यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। आगे कुछ क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। तो ऐसे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होंगे, आप लोग सारे लोग इसको करेंगे। देखिए सारा क्वेश्चन तो मैं डिस्कस कर दूंगा, कोई दिक्कत है नहीं, बट वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो काफ़ी लोग के दिमाग में एक कंसेप्ट है कि वीडियो लंबी होगी तो मतलब कैसे देख पाएंगे, क्या कर पाएंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो आपको आता है मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ, जो मैं बताया हूँ आपको। जब वैद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होती है, ठीक है। ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है, ठीक है। 50% ऊष्मा की हानि होती है, 30%। तो वैद्युत ऊर्जा जब गति में परिवर्तित होती है तो अप्रॉक्स जो है 30% ऊष्मा की हानि होती है, शायद तो ये स्टेटमेंट दिया था। यहाँ पे देखिए वैद्युत ऊर्जा परिवर्तित होते ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे, वो हमने आपको बता दिया था। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या है, तो विद्युत ऊर्जा को बदलना है यांत्रिक में, आपको पता ही है। तो इसके लिए है विद्युत मोटर, और यांत्रिक को विद्युत में बदलना है, इसके लिए है जनरेटर। विद्युत मोटर सेम। ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को बदल दे विद्युत में, तो वो कौन है, बैटरी है आपको, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन है आपको। ये नेक्स्ट है, निकेल कैडमियम की बैटरी का प्रयोग होता है तो कैलकुलेटर में उपयोग करते हैं, बिल्कुल। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में, ट्रांजिस्टर में, सारे में उपयोग करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखेंगे। फैराडे स्थिरांक क्या होता है तो आप सभी को पता ही है, ये सार्वभौमिक स्थिरांक होता है, फैराडे स्थिरांक। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है वैसे ही आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। निम्न में कौन सी धातु रोशनी बल्बों के लिए फिलामेंट था, आपको पता ही है, फिलामेंट के लिए टंगस्टन इस्तेमाल करते हैं हम लोग। बिजली के बल्ब में तंतु किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट तो वही हो जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड है। फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता है। दूसरा है बल्ब पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं किया जाता है। और तीसरा है फिलामेंट में सहायक तार उच्च ताप पे पिघल जाते हैं। आपका आंसर पूछ रहा है, तो देखिए इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला क्या दिया, फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता है, ये जरूरी नहीं है, तो ये सही हो गया। बल्ब पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं किया जाता है, ठीक है, उसमें कुछ गैस वगैरह, हैलोजन वगैरह भी हम लोग भर देते हैं। फिलामेंट का सहायक तार उच्च ताप पे पिघल जाता है, तो ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे डी बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे ऊंची में क्या होता है, 3 ये जो पिन होती है, यानी ये 1 2 3, तो ये वाली कौन सी होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। सबसे लंबी जो है तो आधार सिरे से होती है, सजीव सिरे से, उदासीन सिरे से, किसी भी सिरे से, ठीक है।
तो ये होती है आपको आधार सिरे से। नेक्स्ट देखिए, चलिए कुछ क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़े सा क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आपका लेक्चर एंड करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को आप लोग सारे लोग सॉल्व कीजिएगा। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो अर्थ का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं? सुरक्षा के लिए करते हैं। जब भी हाई करंट आ जाए तो उसको क्या कर दे? ग्राउंड कर दे। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है। कब नहीं होती है? तो जब वोल्टेज सेम हो, जैसे मैं बताया था सॉरी। तो हीट के लिए एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए आपको क्या है? हीट अगर एक जगह से दूसरे जगह जाएगा तो क्या होना चाहिए? यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। वैसे ही आपको विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए, अब जैसे मान लीजिए मैं 5 वोल्ट का एक बैटरी लेता हूँ और दूसरा भी 5 वोल्ट का, तो यहाँ पे कोई करंट जो है फ्लो नहीं होगा। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन है? तो इन सब में जो हमने आपको बताया था, चांदी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला चांदी है, इसके बाद तांबा है, फिर एल्युमिनियम है, फिर इस ऑप्शन में लोहा है। सेम क्वेश्चन वही पूछा गया है, चांदी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सुचालक कौन है? तो चांदी हो जाएगा यहाँ भी। अगर चांदी ऑप्शन में दिखता है तो, नहीं दिखेगा तो फिर उसके नीचे वाला तांबा या एल्युमिनियम जो भी होगा कर देंगे हम लोग। ठीक है, चलिए चांदी यहाँ पे। तो ये सब क्वेश्चन है। फ्यूज किस सिद्धांत पे काम करता है देखा ही था हमने, उसमें पे काम करता है। तो ये सब क्वेश्चन है। चलिए आइए कुछ फटाफट और क्वेश्चन को ले लेते हैं हम लोग, देखते हैं इनको। चलिए, हैलोजन जो है, हैलोजन लैंप में तंतु निम्न में किसका मिश्र धातु होता है? टंगस्टन और सोडियम का, हमने पढ़ा था इसको। ये एक यूपीएससी 1998 का क्वेश्चन है। एक धातु तार का तापक्रम बढ़ जाता है तब उसके बीच विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। धातु कणों के पारस्परिक संगठन से उसमें ऊर्जा का मोचन होता है। देखिए पहला क्या दिया है कि धातु तार का तापक्रम यदि टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसके बीच विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो ये सही है, ये रीजन सही है, मतलब एसर्शन ये सही है। धातु अणुओं के पारस्परिक संघ से उष्मा ऊर्जा बनती है, तो ये जो है नहीं है, तो इसके लिए ऑप्शन यहाँ पे सी बन जाएगा। घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः होते हैं समानांतर संबंध वाले होते हैं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आप देख लेंगे। CFL का जो है फुल फॉर्म क्या होता है? कम्पैक्ट फ्लोसीट लैंप होता है। तो ये सब क्वेश्चन को तो याद कर जाए, इसमें कुछ समझने का है नहीं। समान ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ मरकरी भरी होती है। मानव शरीर का विद्युत प्रतिरोधक क्या होता है? अब देखिए ये फिक्स डाटा है, इसको याद रखें। लगभग जो है 10⁴ ओम जो है मानव शरीर का प्रतिरोध होता है, तो इस बात को याद रखेंगे। घरेलू विद्युत सप्लाई में दौरान काले रंग का जो आवरण युक्त किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? तो उदासीन के लिए। काले जो उदासीन के लिए, लाल जो है फेज के लिए, और हरा जो है न्यूट्रल के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान देंगे। चलिए, तो ये सब आप ध्यान देंगे। एक बिजली के बल्ब की अपेक्षा एक फ्लोरेंस ट्यूब में अधिक जो है प्रीफर किया जाता है। क्यों? तो हमने देखा था क्यों प्रीफर किया जाता है, क्योंकि इसमें जो है प्रकाश जो है प्रकाश प्रसारित विकिरण करने हेतु बाह्य सतह है, वोल्टेज का उतार चढ़ाव, ट्यूब में इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा लगभग पूर्ण रूप से प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे प्रीफर करने का हमारे सबसे पहले एनर्जी पर्पस है, तो वही आपका इनमें से डी हो जाएगा ऑप्शन। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन दिया नहीं था। श्वेत प्रकाश की नली में जो कैसे हम लोग श्वेत प्रकाश पैदा करते हैं? तो ये अणुओं को जो है दोलित करके करते हैं, अणुओं को दोलित करके। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं भरी जाएगी, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन हो जाएगा, वायु कार्बन डाइऑक्साइड नहीं भरी होती। जनरली जो भरी होती है गैस, ठीक है, आप सभी को पता है, नाइट्रोजन, आर्गन, ये सब गैस भरी होती है। तो ये सब क्वेश्चन आप देख लेंगे, कर लेंगे बिल्कुल ईजी सा। ये आसान आसान आपको क्वेश्चन है। देखिए एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर हम लेक्चर को एंड करते हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ पे लिख रहा है आपको 68 में, देखें प्रतिवर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है? ठीक है, तो ये जो है स्टोरेज बैटरी के लिए नहीं है, यानी प्रतिवर्ती धारा से आप स्टोरेज बैटरी चार्ज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, रेक्टिफायर वहाँ पे इस्तेमाल करना ही पड़ता है। प्रतिवर्ती धारा डिश धारा में कैसे परिवर्तित होती है? तो हमने बताया ही था कैसे होती है, रेक्टिफायर से। और डिश जो परिवर्ती में कैसे? इन्वर्टर से। तो ये बात याद रखेंगे। ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या करता है? ट्रांसफार्मर जो है आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे क्या करता है? केवल वोल्टेज को ट्रांसमिट करता है, ये पावर नहीं बदलता है ट्रांसफार्मर में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी लो आपको एक जो होता है, दो तरह का ट्रांसफार्मर होता है, एक स्टेप अप और एक होता है स्टेप डाउन। यानी कहीं आपको जो है वोल्टेज बढ़ाने का काम करता है ट्रांसफार्मर, कहीं डाउन करने का काम करता है, बल्कि यहाँ पे जो है पावर चेंज नहीं होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, कथन है भारत में विद्युत वितरण कंपनी विद्युत खपत की गणना किलोवाट आवर में करती है। तो ये बात बिल्कुल क्या है? सही है।
भारत में विद्युत प्रणाली 7 हर्ट्ज की आवृत्ति की, तो बिल्कुल गलत है। भारत में जो प्रणाली चलती है वो 50 हर्ट्ज की है। ये जो 60 हर्ट्ज वाली प्रणाली है ये आपको अमेरिका में है, ठीक है। तो 50 हर्ट्ज भारत में जितनी भी मशीनें यहाँ पर डिजाइन की गई है सब 50 हर्ट्ज के लिए डिजाइन की गई है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है, तो भूकरोट के अंदर जो धाराएं हैं वही आपका है। तो ये सब क्वेश्चन था, तो हमने जो है लगभग जो है सारे क्वेश्चन को देख लिया। यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, देख लेते हैं। चलिए हमने क्वेश्चन यहाँ पे देख ही लिया, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे, निम्न से कौन विद्युत खपत के बढ़ते क्रम में प्रदर्शित करता है। तो देखिए यहाँ पे पंखा है, टेलीविजन है, विद्युत प्रेस है, इलेक्ट्रिक केतली है। केतली सबसे ज़्यादा लेता है, उससे कम विद्युत प्रेस, टेलीविजन, फिर पंखा। तो हम लोग जो है फिजिक्स का जो है सारा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट किए, ठीक है। तो क्या क्या हम लोग देखे इसमें, सबसे पहले देखे थे हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट देखे थे, यूनिट एंड मेजरमेंट। सेकंड हम लोग देखे थे मैकेनिक्स, मैकेनिक्स के अंदर हम लोग काफ़ी जो है टॉपिक कंप्लीट किए थे। इसके बाद हम लोग देखे थे वेव्स, वेव में हम लोग देखे थे एक साउंड और दूसरा देखे थे लाइट। इसके बाद हम लोग देखे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, और नेक्स्ट आज हम लोग देखें इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अब आप मैक्सिमम एग्जाम में जब जाएंगे तो आपको क्वेश्चन जो है यहीं से देखने को मिलेगा, ठीक है। मैक्सिमम एग्जाम में आपको क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा। तो इन सारे लेक्चरों को जो है आप लोग पूरा प्रॉपर वे में देखें। प्रॉपर वे जब भी वर्ड यूज करता हूँ तो उसका मायने है कि आप सीक्वेंस में देखें, क्योंकि एक दूसरे से सारा लिंक है, ठीक है। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जो है एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर में हम लोग यूज करते हैं। तो इसको देखें सर लोग, और क्वेश्चन को सॉल्व करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करें। चाहे आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेक्चर देखने के बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। देखिए आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि सॉल्व हो रहा है तो बात सही है, अच्छा है आपके लिए, आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो चुका है। नहीं होता है तो फिर भी लिखे आप, मैं फिर दूसरे तरीके से बनाने की कोशिश करूँगा। मेरा टारगेट था यहाँ पे मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट देना। अब इसमें एक्चुअली होता क्या है, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट देने के चक्कर में हो सकता है कुछ कंसेप्ट जो है मैं यहाँ पे स्किप कर दिया हूँ, हो सकता है। बट यहाँ पे मैं जो है रेफरेंस किताब यूज़ किया था दृष्टि का, ठीक है। तो अप्रॉक्स जो है सारे कंसेप्ट जो है मैं, और जो भी यहाँ पे नहीं थे मैं एडिशनल जो है ऐड करके बताया। और जब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, आप लोग देख ही पा रहे थे, तो लगभग हम लोग सारा कंसेप्ट कवर कर लिए हैं। एक आध क्वेश्चन अगर इससे कंसेप्ट से बाहर का होंगे तो उसको आप सॉल्व कर लेंगे। बाकी यदि कोई कंसेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड फिजिक्स में, जो भी आपका सिलेबस है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सारे लोग, और उसको लेके हम सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे। काफ़ी लोगों का यदि कमेंट आ जाएगा उसमें, बहुत सारे लोगों का, तब हम कमेंट इकट्ठा करके तब एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ऐसा नहीं एक दो लोग कमेंट कर देंगे मैं एक वीडियो बना दूँ। तो वीडियो एक बनता है तो उसका कुछ एक टाइम ड्यूरेशन होता है। चलिए, तो आप लोग वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिजिक्स का आखिरी लेक्चर था, जो लोग भी लेक्चर देखें उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जो है अपना कीमती समय निकाल के जो है लेक्चर को देखें, और इससे आपको बहुत कुछ गेन करने को भी मिलेगा। आप लेक्चर देखें, उसके बाद आप देखेंगे आप में क्या चेंजेज आया है फिजिक्स के प्रति जो है। जिनको भी फिजिक्स से जो है प्रॉब्लम होती थी, तो मैं तो नहीं बता सकता हूँ कितना परसेंट जो है उनका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हुआ है, ये खुद आप बता पाएंगे। बाकी जो है मैं डिस्कस किया हूँ तो आपको बताया हूँ कि एक आगे चल के एक सेपरेट जो है किसी भी टॉपिक पे काफ़ी डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, तो उसमें अभी टाइम लगेगा। बाकी आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है। चलिए, लेक्चर को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।